सही है। सो आज की कहानी जो है वो हमारी मई जून 24 13 है। सही है। और इसके दोनों वेरिएंट हो गए। सही, एक वेरिएंट मैंने तुम्हें होमवर्क दिया अलॉन्ग विद मार्च। सही है। सो ये करोगे और इसके जो है ना फिर कल तुम लोग की जो क्वेरीज होंगी वो देखेंगे और बाकी फिर हम आगे चलेंगे। सही। आ जाओ। आसान आसान क्वेश्चन भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। सही, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन में तुम मेरी हेल्प कर देना। सही है। सो पहली चीज़ तुम्हें दी हुई है कि भाई व्हाट इज इक्विवेलेंट टू दिस। सही है। सो अब ये पॉइंट से पॉइंट के बाद जीरो आते हैं, इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव में जाने वाले हैं। राइट। सो मेगा तो नहीं होगा। सही है। मिली जूल्स भी नहीं होगा। सही है। माइक्रो या नैनो में से कुछ लग रहा है। सही है। सो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। राइट। सो माइक्रो जूल्स। राइट। अच्छा जी। आ जाओ। दूसरी चीज़ तुमसे ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है द measurement of the physical quantity can be subjected to the random error and to the systematic error. What which statement is correct? Okay. A systematic error cannot be reduced by adjusting the apparatus. It can be reduced by adjusting the apparatus, right? क्योंकि systematic error जो है वो सिस्टम के अंदर कोई मतलब सिस्टम के अंदर कोई जो है ना खराबी पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। ओके। दूसरी चीज़ तुम ये कह रहे हो कि भाई आपके पास जो है यार ये बंद होना चाहिए ना, ये भी बंद होना चाहिए। एक सेकेंड। क्या जो हो रहा है, ये आ गया और ये आ गया एंड सही है। ओके। सो सेकंड चीज़ है, a systematic error results in a different reading each time the measurement is taken, right? ये रैंडम एरर होता है। राइट, कि रैंडम एरर के अंदर तुम बार बार रीडिंग लेते हो तो वो बार बार डिफरेंट आती है। राइट। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है, रैंडम एरर आर ऑलवेज कॉज्ड बाय द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट। राइट। रैंडम एरर इसी वजह से होता है। राइट। कि रैंडम एरर जो है वो बंदे के अंदर, बंदा जो है ना वो उनके मसले मसाइल की वजह से होता है। एंड लेकिन रैंडम एरर आर ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं होता। मतलब जो है ना ये ऑलवेज इन्होंने गलत लिख दिया, और ऑलवेज कॉज बाय द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट। राइट। हमेशा बंदे की वजह से नहीं होता, कभी कभार आगे पीछे की भी चीज़ें हो सकती हैं। राइट। तो मतलब लेट्स से अगर आप एलडीआर का काम करो, अब वो लाइट पड़ रही है एलडीआर पे। सही, अब वो रैंडम एरर, उसमें आपका कोई कसूर नहीं हो तो बाहर से कहीं से भी आ जा रही है। राइट। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय taking the several, okay fine, this is the correct one. Okay। आज जो भाई मुंह से रीड कर लो, सही क्वेश्चन में मसला होगा तुम्हें। हाँ जी। मुंह सा पता नहीं कहाँ गया। मुंह से नहीं लग रहा, कोई और कर लो भाई। हारून कर ले भाई। The Young modulus of क्या the सर material उसका? of a wire is two. सर करूँ या वो करूँ? कर ले भाई, मुंह से कर ले, तू कर ले अगर आ गया तो। The Young modulus E is given by the equation shown. The wire is extended by a known force and the following measurements are made. Which measurement has the largest effect on the uncertainty in the value of the calculated Young modulus? हम्म। देखते ही पता चले। देखो, डी जो है वो स्क्वायर्ड है। सर uncertainty वाले टॉपिक में भी मसले हैं मतलब। ओके। देखो अनसर्टेनिटी अगर आप इसके अंदर सोचो तो जो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से हम सोच लेते हैं, वो बेसिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एफ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी एंड देन टाइम्स टू। राइट। एंड देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स। राइट। इन सब से आ रही होगी। सही है। सो अब बेसिकली एक तो फैक्टर डायरेक्टली तुम्हें पता चल रहा है कि भाई टू टाइम्स आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी कर रहे हो, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। राइट। वो ज़्यादा कोई ना कोई ज़्यादा जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रही होगी। सही है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि इससे जो बड़ी वैल्यू है, अच्छा अब अगर, अच्छा एक तो ये चीज़ मुझे जो है ना, ये तो सब चलो ये तो दोनों गलत लग रहे हैं। सही। अब लेकिन हमने ये देखा कि भाई ओके इसको हम टाइम्स टू करें तो इसलिए जो है ना वो इसका जो है ना एरर ज़्यादा हो रहा है। राइट। लेकिन इसके अंदर जो एरर है वो तो अल्टीमेटली खुद ही वो खुद ज़्यादा है। राइट। तो अगर इसका एरर ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी भी तो ज़्यादा है। सही है। वरना दूसरा काम तुम ये कि तुम इनकी परसेंटेज डेंसिटी निकाल के भी चेक कर सकते हो, 0.2 डिवाइडेड बाय 5.2। राइट। इसकी परसेंटेज डेंसिटी जो कि ई के अंदर कंट्रीब्यूट होगी वो ये होगी। राइट। इंटू 100 भी कर लो, इंटू 100। राइट। और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो ई के अंदर कंट्रीब्यूट होगी 0.54 इंटू 100
इंटू 100 एंड टाइम्स टू करना है, राइट? टाइम्स टू, राइट? सो पॉइंट ऊपर वाले की कर लो भाई, मैं नीचे वाले की कर रहा हूँ। 5.2 इंटू 100। सो इसकी जो है वो 3.8 आ रही है। ऊपर वाले का क्या आ रही है? 7.4। 7.4, सही है। सो आपको दिख रहा है कि भाई इसकी ज़्यादा आ रही है, सही। चलो समझ में आ गया। जी सर। अच्छा जी, देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा तुम्हें वो करना होगा कि इसको डायरेक्टली आंख बंद करके नहीं कर देना। मे बी पॉसिबल कि जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी इसकी में भी कम आ जाती, कैलकुलेशन में इसकी ज़्यादा आती, तो फिर अल्टीमेटली वी हैव टू चेंज द आंसर, राइट? खैर। सर आपने अनसर्टेनिटी एक्सटेंशन और पे फोर्स को शुरू से कैसे, आई मीन फोर्स और लेंथ को शुरू से किस तरह लाइक वो कर दिया रिमूव एलिमिनेट। किया। देखो जो लेंथ है उसकी तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत छोटी है, राइट? थर्ड डेसिमल प्लेस में जा रही जाके आ रही है, राइट? तो ये तो नहीं हो सकती, सही है। और इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो ग्रेटर है, सही, ग्रेटर है। बट इसकी जो वैल्यू है, क्वांटिटी, वो भी ग्रेटर है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला होगा, अगर आप फोर्स के लिए लिखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला, तो होगा डेल्टा एफ ओवर एफ, राइट, इंटू 100, राइट? सो अब आप ये जो ओवर एफ है ये बहुत बड़ा, ये बहुत लार्ज है, राइट? तो उसकी वजह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी खुद ब खुद कम हो जाएगा, समझ रहे? जी सर, मैंने ये भी पूछना था कि सर हम्म। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो हम्म। प्रिंसिपल वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं ना, और अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं इवन हम्म। अगर वो डिवाइड हो रही है। हाँ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अंदर हर केस के अंदर जो अनसर्टेनिटीज है, राइट, ये जो जितनी भी हैं ये सारी हमेशा ऐड होंगी, इनके अंदर कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सही। और ये वैल्यूज जो है ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला, राइट? सही हो गया। सही हो गया। लेकिन जब आप इन दोनों को यूज करके निकाल लो, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लो, देन ये न्यूमरेटर के अंदर होगी, डिनोमिनेटर के अंदर होगी, राइट? क्योंकि परसेंटेज निकलेगी उसी वजह से कि जब ग्रेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में और स्मॉलर वैल्यू ये चेंज जो है वो न्यूमरेटर के अंदर हो, समझ? सही है। अच्छा जी, आपसे कह रहे टू फिजिकल क्वांटिटी कंबाइन टुगेदर एज अ प्रोडक्ट कैन प्रोड्यूस अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, सही है, हमें ये बात पता है। सही है, हमें पता है कि, चलो खैर, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये वर्क डन है, राइट? और आपको पता है कि वर्क डन जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। सही है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स बनता है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट? अच्छा जी, इन्होंने कहा विच प्रोडक्ट of the two quantities produce a scalar quantity, by the way a ही होगा क्योंकि a स्केलर है, right? pressure into area on the, so pressure into area करोगे तो भी force बनेगा, स्केलर है। velocity into time, so velocity time करोगे तो acceleration बनेगा, ये सारे वेक्टर है, राइट? चलो आगे आ जाओ। velocity टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सही है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ द मोशन, राइट? velocity टाइम ग्राफ है, तुम्हें पता है इसका एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बताएगा, राइट? सो यहाँ से तुमने एरिया अंडर द ग्राफ के लास्ट 2 सेकेंड का, राइट, सॉरी, लास्ट 2 सेकेंड ये आ गया एंड ये आ गया, राइट? अच्छा जनाब, सो इसके अंदर तुमने ले लिया 1/2 इंटू ट्रेपीजियम बना लोगे, 6 + 12 इंटू 2, राइट? सो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 18 आ रहा है, राइट? सही है। आ जाओ भाई, ये रीड कर लो। फोर्सेस में कोई बोल रहा था, किसको मसला आ रहा था फोर्सेस में? हारून आपको आ रहा था? जी सर। हाँ, रीड कर लो बेटा। A block is moving along a horizontal frictionless surface. A constant force F and a constant resistive force of 5 newtons act on the block as it is moving in the direction of the force as shown. The graph shows the variation with time of the momentum of the block. The हम्म। magnitude of force F. अच्छा जी, आपको पता है कि अंकल न्यूटन क्या बता के मरे हमें? कि रिजल्टेंट फोर्स, सही है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसे ही बताया था, या एम ए के बजाय चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम कह रहे थे, ऐसे ही बताया भाई? Yes, sir. ओके, रिजल्टेंट फोर्स के अंदर हमारे पास क्या है? एक है फॉरवर्ड फोर्स माइनस एक है बैकवर्ड फोर्स, राइट? इक्वल्स टू, वहाँ के बराबर कर दो इसको, एम ए नहीं, एम ए नहीं, डेल्टा पी और डेल्टा टी है, राइट? सो ग्रेडियंट ले लो उसका, ग्रेडियंट, सही है। सो 2.7 से स्टार्ट हो रहा है, सही है, 2.7, सही है, माइनस 1.5, राइट, डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 0 - 0.4, राइट? सो कितना आता है? देखो ध्यान से करना, ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है, -3 आ रहा है। -3 आ रहा है, ओके भाई। -3, -5 वहाँ जाएगा,
सही हो जाएगा टू प्लस। आ रही होगी ना? सही हो गया, 2 आ रहा होगा। सही समझ में आया? जी सर, आपने 3 कर दिया लेकिन। अच्छा सॉरी, 3 हो गया सही। अच्छा जी, अभी को इसमें आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम में होता है, राइट? सो सर यहाँ से मुझे आप ऐसे सवालों में नहीं, वो जो हम्म, सवाल जिस तरीके से आपने खुद नहीं वो लाइक सोचना होगा कि कौन सी डायरेक्शन में मैं समझ गया, वो भी जा रहा आगे है। आगे जाके आएगा, वो फोर्स और पावर, वर्क पावर के अंदर आएगा। तकरीबन जो है ना 15 क्वेश्चन के बाद वो शुरू होगा। सही है, वो भी करवाएंगे आपसे, डोंट वरी। अच्छा जी, जैनब कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन 7? Newton's third law describes two forces that are equal in magnitude and form a pair. Which description of the two forces in such a pair is not correct? हम्म, B. दे एक्ट इन द ऑपोजिट, दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। क्यों भाई? डी लग रहा सर। सी लग रहा है, दे आर ऑन द सेम टाइप ऑफ फोर्स, ये है ऐसा बता तुम लोग? ओए ओए, नहीं, लक मैं कह रहा हूँ तो। डी लग रहा है, डी। अच्छा, डिफॉल्ट बाबू, ओके। दे कॉज एन ऑब्जेक्ट टू बी इक्वल, ओके। देखो याद रखो कि न्यूटन थर्ड लॉ के लिए ना 5 कंडीशन होती है, राइट? आपके पास फोर्सेस जो है, फोर्सेस शुड बी ऑन डिफरेंट बॉडीज, राइट? है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। डिफरेंट बॉडीज, एक बॉडी पे नहीं लग सकती, एक बॉडी पे लगी न्यूटन फर्स्ट लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ में से कुछ हो जाएगा, राइट? सेकंड चीज, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। Guys, मुझे थर्ड लॉ मैंने नहीं वो किया, sorry. आई, ओके। एंड उसके बाद जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एंड उसके बाद जो है वो आपके पास सेम टाइप ऑफ फोर्स, सेम टाइप, सही है, और फोर्स, और पांचवी चीज सेम टाइम के लिए लगेगी, सेम टाइम। सही है, ये 5 कंडीशन है, सही है। सो दे एक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये करेक्ट है, राइट? दे एक्टेड ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये भी करेक्ट है। दे आर इन द सेम, ये भी करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है, राइट? आ जाओ। अच्छा जी, द ग्राफ shows a variation with the time of the speed of the raindrop falling vertically through the air। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हें पता है कि ग्रेडियंट तुम्हें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा, सही है, और एरिया तुम्हारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? सो अब हमसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू प्रोड्यूस स्टडी स्पीड, राइट? यहाँ पे स्टडी स्पीड होगी, सही है, स्टडी स्पीड इधर होगी, राइट? क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेडियंट डिक्रीज ही हो रहा है, तो मैं डिक्रीजिंग ग्रेडियंट दिख रहा होगा, राइट? एंड तो ये ए हमें सही लग रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेस एज ए स्पीड, नहीं, स्पीड इंक्रीज हो रही है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, राइट? सो इनकरेक्ट। सही है, द एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी बिकॉज इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द स्पीड, राइट? सो इनकरेक्ट, ये इसकी वजह से, राइट? एंड ये इसकी वजह से होगा गलत। सही है, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजेस एज ए स्पीड, रिजल्टेंट फोर्स, स्पीड इंक्रीज होगी, रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होगा, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगा, राइट? तो ये सेंटेंस गलत है, इस वजह से वो गलत हो रहा है। अच्छा भाई, ये स्टेटमेंट वाले ज़्यादातर मैं खुद बता रहा हूँ तो खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही, कैलकुलेशन मैं तुमसे करवा दूँ। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज करेक्ट, ओके। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में याद रखना कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, 3 चीज़ें कंजर्व होती हैं, राइट? अच्छा जी, और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू रिलेटिव स्पीड स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये 4 चीज़ें होती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर, राइट? अच्छा जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व एंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, फाइन, करेक्ट है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बट द रिलेटिव स्पीड नॉट, नहीं, गलत हो जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, टोटल काइनेटिक इज नॉट कंजर्व नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, राइट? सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है आसान सी चीज़ है, ये 4 चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर। पहली चीज़ मोमेंटम कंजर्व, दूसरी चीज़ टोटल एनर्जी कंजर्व, तीसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, चौथी चीज़ relative speed of approach should be equal to relative speed of separation, right? आ सर जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 7 दिखा सकते हैं? 7 दिखा रहे थे भाई आपको। सर दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नॉट करेक्ट है। करेक्ट है ना? अच्छा हाँ, सही सही सही। हमने नॉट करेक्ट पिक करना है। सर लेकिन वो एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाला आप समझा दें वो मुझे। देखो मसला ये है, मतलब ये है कि भाई आप अर्थ पे खड़े हो, सही है, आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे हो, अर्थ आप पे फोर्स लगा रही है, सही है, आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हो, राइट?
और अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है, सही है, अर्थ भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, राइट। समझ लो। सर ये कपल, ये कपल्स के बारे में बात नहीं कर रहे? पेयर इसको कहते हैं, कपल जो है ना वो मूवमेंट में चले जाएगा, लेकिन यस, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वो सेम ऑब्जेक्ट में नहीं होना लेकिन चाहिए? अब मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कपल की कंडीशंस अलग है ना, वो मोमेंट ऑफ कपल है, सही है, कि जिसके अंदर एक ही बॉडी हो और एक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और ऑपोजिट एंड पे लगे पिवट के, सही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, राइट, और उसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूवमेंट जनरेट करता है, राइट, बट वो कपल मोमेंट के अंदर आएगा, समझ रहे? अच्छा, तो ये इक्विलिब्रियम वाला फिर इसके अंदर इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होता? क्या चीज़? ये जो अभी आपने डी में किया हुआ। न्यूटन थर्ड लॉ, देखो। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। आंसर एक्सप्लेन कर दें। यानी दे कॉज एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये कह रहे हो? जी जी। देखो, इक्विलिब्रियम का मकसद क्या है, उसने कहा कि विच टू फोर्सेस इन ईच पेयर इज नॉट करेक्ट, राइट। अब देखो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा, सही है, उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर को लग रही है, राइट, लेट से 10 न्यूटन की, और एक इधर को लग रही है, लेट से 10 न्यूटन की, राइट, सही है। अब इसकी वजह से दो दो स्टेट होंगी इस ऑब्जेक्ट की, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी होगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी पे, राइट, जी। सही है। और इस चीज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, राइट, कि ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, राइट। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि दो फोर्सेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जनरेट करें, राइट, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि एक्शन रिएक्शन पेयर, तो एक्शन एक करेगा, रिएक्शन दूसरा करेगा, राइट, एक ही एक्शन और रिएक्शन नहीं कर सकता, वो उसको पागल कहते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा। सही है ना? तो ये बस आपको समझना है, यानी एक्शन रिएक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली दो ऑपोजिट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हो सकते हैं, राइट, और इक्विलिब्रियम के अंदर वी कंसिडर ओनली वन ऑब्जेक्ट और उस पर सारी फोर्सेस लगा रहे होते हैं, राइट, समझ रहे हो आप? और इसको सही है। बहुत सारे लोग जो है न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं, सही है, कि जो है ना ये न्यूटन थर्ड लॉ है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, इसमें तो ऐसा नहीं होता, खैर। आओ भाई, आगे आ जाओ, बैठा हुआ है भाई, जिंदा बैठा हुआ है, इब्तिसाम जिंदा बैठा हुआ है, जी सर। भाई रीड कर ले भाई। The diagram shows the view from above of a sprinkler system used to water a garden. The sprinkler consists of a tube of length 0.15 meter. The tube is pivoted in the middle and spin in a horizontal plane as it let out jets of water from each end. The two water jets are in opposite direction to each other. Each water jet exerts a horizontal force of 3 newtons on the tube at uh, सॉरी सॉरी। right angle to the tube. What is the magnitude of the torque of the tube from the water jets? अच्छा भाई, वैसे सिंपल सी कहानी है, कपिल बन रहा है, सही है, एक फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन से, है ना, सेंस बन रहा है, Yes. सही है। सो हमारे पास जो फोर्स आ गई वो हमारे पास है 0.15, सही है, और जो हमारे पास ये सर है, वो तो लेंथ है मतलब 0.15। 3 की फोर्स है और लेंथ वो है, सही। तो अच्छा जी, सो 3 इंटू 0.15, तो 0.45 हो जाएगा, सही। अच्छा जी, आई है, वेक्टर इक्वेशन में किसी को मसला है भाई? अच्छा जी, अगर नहीं है तो वेक्टर क्वेश्चन भाई मैं कर लेता हूँ। द थर्ड फोर्स इज मिसिंग, व्हाट इज द थर्ड फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली बोल रहा है, राइट, हेड टू टेल बना लो, सही, ये तो हमारे पास 43 बन रहा है, सही है, 43 बन रहा है, सही है, और इसी की टेल पे दूसरी रख लो, सही है, और वर्टिकल से जो है ना इसका एंगल तुम्हारे पास ये आ रहा है 125, राइट, तो नीचे वाले कितना हो जाएगा भाई, 180 में से माइनस कर लो, ये तुम्हारे पास एंगल आ जाएगा, सही है, 180 माइनस 125, 55 का 55। एंगल आ गया, सही है, सो ये आ गया तुम्हारे पास दूसरी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स होगी भाई इस डायरेक्शन में, सही है। अबे रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होगी इस डायरेक्शन में, हटिया हटिया हटिया, सही, ये रिजल्टेंट है, राइट, और तुम्हें ये चीज़ ही निकालनी है, राइट, ये 43 है, ये 17 है, सही है, तो आप कॉस रूल लगा दो, सही, क्योंकि दो एंगल है, और एक एंगल है और दो साइड जो है वो उसके बीच में सैंडविच है, राइट, सो सॉल्व कर लो। सो
कॉस 55 इज इक्वल, भाई मैंने कॉस का ये वाला रूल याद किया हुआ है इस तरह का। सही, अगर तुम किसी और चीज़ को सब्जेक्ट बना के कर दो तुम अपने हिसाब से कर लेना, बट दोनों एक ही चीज़ है। सही। सो 17 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर, राइट, माइनस आर का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इंटू 43, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू निकालो। सो मेरे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 2 इंटू 17 इंटू 43 कॉस सर 36 आ रहा है। तो वो 36। डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। सॉरी, क्या 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 डायरेक्शन क्या? जो डायरेक्शन आपने बनाया है इसमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना, एक। हाँ, बस 36 आप निकाल लो तो बस उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। सही। लेकिन हमने, नहीं नहीं मतलब हो जाएगा, वो 155 का एंगल भी तो देखना पड़ेगा कि 155 का एंगल कहाँ से बन रहा है। हमारा जो 155 बन रहा है, एक सेकंड। अच्छा, बाय द वे, इन्होंने कहा इक्विलिब्रियम पे ना, तो हमने रिजल्टेंट क्यों बनाया हुआ है? इसकी डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा भाई इक्विलिब्रियम पे, राइट। इक्विलिब्रियम का मतलब है क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। सो ये और ये बनेगा, राइट। सो ये नीचे आना चाहिए। सही, ये हो जाएगा, फिर बी होगा, समझ रहे हो ना। ये मुझसे गलती हो गई थी भाई, ये इक्विलिब्रियम मैंने नहीं देखा था। सही। चलो आगे सर चलते हैं। इक्विलिब्रियम वाला समझाएंगे फिर से? देखो, मतलब अगर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स हुआ करती है ना, तो उसके अंदर ट्रायंगल क्लोज ही बनता, राइट। दो एरो एक जगह पे आते हैं और एक एरो अलग आता है, मतलब ये अगर आपके पास दो फोर्सेस लग रही हैं तो रिजल्टेंट भाई इस डायरेक्शन में आएगा। सही, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सही। अरे भाई एक तो ये जो है ना, जी सर, समझ आ गई। बावला हो गया। सही है, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सही है। और अगर तो आपके पास इक्विलिब्रियम है तो उसके अंदर क्लोज ट्रायंगल बनेगा, यानी एक हेड दूसरे की टेल पे, दूसरे का हेड पहले की टेल पे, पहले का हेड तीसरे की टेल पे, समझ रहे? सो ये आपके पास जी हो गया। सर। अच्छा जी। The total number of the force acting on the two objects are in equilibrium. सही है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। Which statement about the forces are correct? The two forces must have equal magnitude. Total number of force acting on the object is two. सही, अगर दो ही forces हैं तो दोनों forces का magnitude बराबर होना चाहिए। Yes. सही है। The two forces must act in the different direction. Right. The two forces must act through the same point. Yes. तो ये 1 और 3 सही सही लग रहे हैं। सही है, और ये मुझे जो है ना बाकी गलत लग रहे हैं, तो ये सर हो सेम जाएगा। पॉइंट क्यों? अगर अलग अलग पॉइंट लगेंगे तो फिर मोमेंट बन जाएगा ना। सही है। सर पेपर जी पूरा सर कर दें? सही। देखते हैं ना, क्यों। वो टाइम बहुत लग रहा है, तो बस 12 क्वेश्चन हुए हैं, इस वजह से पूछा। मैं थोड़ी लंबी कर रहा हूँ इस वजह से, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ओके ओके ओके। और अगर बोल तो जल्दी कर ले, कोई मसला नहीं है। नहीं 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 सही है। नहीं, सही है। वैसे ही रात के टाइम में, रात में सारी आवाम ही जागती है, दिन में सो रहे हो तो सारे, तो इसलिए। खैर, तो खैर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। मैं वेव से कर लेंगे। सही है, 30 क्वेश्चन तक, बाकी के मैं कंप्लीट करके डाल दूंगा। खैर, तो तुमसे ये कह रहे हैं कि द टू फोर्सेस, सही है, अगर तो सेम पॉइंट से नहीं होगा तो मोमेंट बन जाएगा। सही। अच्छा जी। अब ये क्वेश्चन था, एक गंदा क्वेश्चन था ये, पहले बहुत दफा आया हुआ है, राइट, 4 5 दफा ये रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हो रहा है। सही। अच्छा, इसके अंदर ये है कि द डायग्राम शोज अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द सिलिंड्रिकल इन द पर्टिकुलर crystal. Okay, each atom is at the end of the corner of a cube. Okay, the mass of each atom is given, the density of the crystal is given. अच्छा देखो, याद रखो, अगर समंदर की डेंसिटी मुझे बताओ, अगर समंदर की डेंसिटी है 1030, राइट, उसमें से तुम एक बकेट पानी निकालो, उसकी डेंसिटी भी कितनी होगी? 1030 होगी या वन डिफरेंट होगी? थाउजेंड थर्टी 30 होगी, राइट, क्योंकि पानी एक ही है, राइट। तो इसके अंदर अगर क्रिस्टल की डेंसिटी तुम्हें दी हुई है, तो एक एटम की डेंसिटी भी इतनी ही होनी चाहिए, राइट। अच्छा जी, इन्होंने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट एटम। ओके, सो सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट एटम को तुमने निकाल दिया, राइट। चलो, सो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, मास ओवर वॉल्यूम। सही है। और अब जो है, हमें ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो मास आ रहा है, डेंसिटी आ रही है, वो हमारे पास एक एटम की 9.2 एक्सपोनेंट 3 आ रही है, राइट। और मास ऑफ एक एटम जो हमारे पास आ रहा है वो 3.5 एक्सपोनेंट -25 आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये क्यूब है, राइट, सो वॉल्यूम के किस तरह से तुम कह सकते हो? एल क्यूब कह सकते हो मैं, क्योंकि क्यूब वाइड है, राइट, ये क्यूब है। सही। सो मैं इसको लेंथ के क्यूब में इसका वॉल्यूम ले रहा हूँ। सही। एंड फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास, ये हमारे पेपर में भी आया था बाय द वे क्वेश्चन, 2019 में हमने पेपर दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसका आंसर सी होता है। खैर, सो
एल इज इक्वल टू 3.5 अरे थ्री मेरा पॉइंट तुक्का भी सी की तरफ ही जा रहा था। है भाई। तुक्का ज्यादा नहीं है वो तो, तुक्का फिक्स होता है भाई, या तो ये होगा या कुछ भी नहीं होगा, या तो आर या फिर बार। ये दरअसल सी और डी की वैल्यूज बड़ी सेम सेम थी ना, इस वजह से। अच्छा ऐसा लग रहा था। ए बी की तरफ क्यों नहीं जा रहा था भाई? तुक्का क्या लगा रहे हो, क्या पढ़ के लगा रहे हो? वैसे ही। बहुत टाइट भाई, किसके साथ बैठ रहा है भाई जो ऐसे खतरनाक चीजें बता रहे हैं? अच्छा जी, ये क्यूब रूट कर दो इसको। सही। सो तुम्हारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3.5 एक्सपोनेंट -25 डिवाइडेड बाय 9.2 एक्सपोनेंट 3। सही है। सो मेरे पास आ रहा है 3.36 एक्सपोनेंट -10। सही। ये मेरे पास आ रहा है। सही है। सो ये मेरे पास सी बन जाएगा लेकिन ये कि तो एक लेंथ नहीं निकालेगा, हम्म मतलब एडजेसेंट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स, तो मतलब कि ये जो एटम्स, ये जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये काले डॉट्स ही है ना। हम्म देखो तो फिर बेसिकली हम ना, लोगों को इसको डिवाइडेड बाई टू करके एक और दफा डिवाइडेड बाई टू नहीं करना होगा? ये देखो, वो अगर तुम वैसे सोचोगे ना तो उसमें फिर वो अजीब से सेंस बनेगा। लेकिन आप अगर अगर आप इसको नॉर्मल डेली लाइफ केस में सोचोगे तो ये सही है। लेकिन अगर जो है, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोच लो तो ये बेसिकली जो इसने हमें बताया ना, अगर आप इसको एल को देखो, सही है, तो ये एल हमारे पास आ रही है एक क्यूब के जो है ना, वो आ रही है क्यूब का जो एक एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर हमारे पास आ रही है। समझ लो। जी सर। सही, क्योंकि क्यूब है, हमने बेसिकली हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि एक क्यूब के अंदर बस एक एटम है। सही है, एक एटम है ये क्यूब है। सही, इस क्यूब के अंदर ना हमारे पास ये एक एटम है। सही है। यार अगर ये पूरा फिल हो जाए ना, क्या ही बात है। ये हमारे पास एक एटम है इस क्यूब के अंदर। सही है। सर लेकिन इसमें लिखा हुआ द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ हम्म। पर्टिकुलर क्रिस्टल। नहीं तो नहीं, मतलब अबे कि अबे अबे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो इतने सारे क्यूब है ना, इतने सारे एटम है, हमने एक एटम की मास ली है, और इस क्रिस्टल की जितनी भी डेंसिटी होगी उसमें से एक एटम की भी उतनी डेंसिटी होगी, राइट? समझ रहे? तो उसकी वजह से जो ये लेंथ आई है ना, वो ये वाली लेंथ आई है। एक एटम की लेंथ आई है, डायमीटर बेसिकली, समझ लो। अच्छा। ये लेंथ नहीं समझा, कद्दू ऊपर से गया है। मूल ज्ञान समझा है। देखिए ना, मुझे वो तो समझ आ गई है, लेकिन लाइक हम्म। इसने फिर भी यही पूछा ना, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स, तो मतलब कि हम्म। लाइक हम लोगों को क्या कहते हमें हैं। हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए। सही, ऐसे ही इसे वही सोचो। पूछ रहा हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल जी। सही पूछ लो, बिल्कुल सही पूछ लो। सही है। तो हमारे पास ये सिर्फ काले वाले डॉट की डायमीटर है ना बेसिकली अभी तो। देखो अब इसमें ना एक छोटा सा भंड है। वो भंड ये है कि देखो, जब आपके पास क्रिस्टल के अंदर एटम अरेंज होते हैं, तो एटम इस तरह से नहीं अरेंज होते कि बीच में इतना डिस्टेंस होता है, वो एटम साइड बाय साइड अरेंज होते हैं, राइट? और ये बात आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ी होती है। सही है। इस तरह से एटम अरेंज होते हैं, समझ लो। उसने सिर्फ बनाने के लिए अलग से आपको दिखाया हुआ है। सही है? क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, जी जी सही समझ सही है। गई। अब हमने जो चीज निकाली है वो हमने निकाली है ये वाला डिस्टेंस, राइट? सही है। और उसने क्या मांगा था? उसने मांगा था ये वाला डिस्टेंस, राइट, सेंटर टू सेंटर का, ऐसे ही। जी सर। सही। लेकिन चूंकि दोनों एटम एक ही जैसे हैं, राइट, सो अगर हमने एक का डायमीटर निकालिए वो बेसिकली दोनों के रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना? जी तो भाई ये सेंस बन रहा है। सर, समझ गए? डायग्राम तो काफी मिसलीडिंग नहीं है? हाँ, ये बड़ा मसला है इस क्वेश्चन के अंदर। सही है। इस क्वेश्चन के अंदर बस ये एक प्रॉब्लम है कि आप जो है ना, डायग्राम में ब्लैंक डॉट थी। सॉरी दोबारा बोलिए जो प्लीज। डायग्राम, सॉरी, हाँ, आई वाज सेइंग कि जो डायग्राम में ब्लैक डॉट्स है उनका कुछ भी नहीं करना, लाइक वो एटम्स नहीं है। बेसिकली ना वो ब्लैक डॉट उनको ना इस तरह से बना के दिखाने चाहिए थे कि मतलब एक ब्लैक डॉट इतना बड़ा होना चाहिए था। सही है। और दूसरा ब्लैक डॉट इतना बड़ा होना चाहिए था। तो अब ये सेंस बनाएगा आपको। सही। और अब आपसे वो ये बोल रहा है कि इनके सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, वो ये कहना चाह रहा है आपको। सही है। अब हम ये तो निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये दोनों एटम चिपके हुए हैं एक दूसरे से, राइट? इसने जो ये आपको ये शो किया हुआ है ना, इसने बेसिकली आपको ये शो किया हुआ है कि ये आपके पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर यहाँ यहाँ पे एटम है, राइट? लेकिन उसने ये नहीं बताया हुआ कि एटम का साइज कितना बड़ा है, राइट? उसने सिर्फ ये बताया कि दीज आर द पोजीशन, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होगा, सेंटर ऑफ द एटम ये है, राइट? अब ये नहीं बताया हुआ कि ये एटम आजू बाजू कितना फैला हुआ है, समझ रहे हो? सही है। और इस वजह से वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं
क्योंकि इसने देखो अरेंजमेंट ऑफ द एटम बताया है कि इस अरेंजमेंट के अंदर होगी, मतलब ये एक एटम की जगह होगी और उस एटम को उसने भगा दिया यहाँ से, सिर्फ उसकी जगह छोड़ दी है, सही। तो इस वजह से जो है ना आपको ये कंफ्यूजिंग या मिसलीडिंग सा लग रहा है, समझ रहे हो? सर ये सवाल इसी तरीके से आता है? ये अब जितनी दफा भी आया है हमेशा इसी जगह का है, हमेशा उसका आंसर सी होता है। सही हो गई। अरे रट्टा जिंदाबाद मालिक। अच्छा जी। ओके आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पे ज्यादा डेप्थ होगी वहाँ पे ग्रेटेस्ट प्रेशर होगा, बी पे ज्यादा डेप्थ आ रही है तो बी पे ग्रेटेस्ट प्रेशर होगा, सही। चलो भाई आगे आ जाओ, ये भी रिपीटेड है ऊपर वाला भी, ये भी बहुत दफा आया हुआ है। अच्छा जी ये भी रिपीट हुआ हुआ है, सही है। तुमसे कह रहा है कि इन मेनी फिलामेंट लैम्प्स as much as 92 joules of energy is emitted as a thermal energy of every 8 joules of energy emitted as light, ओके। 8 जूल्स यूजफुल एनर्जी है, 80 92 जो है वो वेस्टेड है, राइट। तो टोटल कितनी एनर्जी होगी? हाँ जी। 100। हाँ जी, और इनपुट आपके पास आ रहा है 8, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 8 बन जाएगा, सही हो गया ना? अगर तो उसने यही पूछा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ सही। सही है। अच्छा जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर? पावर तुम्हारे पास होती है पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, होता है वर्क डन ओवर टाइम, राइट। सो जूल्स डी पर होगा ना? सेकंड। जी भाई, सही है। अच्छा जी, सो ये ये वाले जो पेपर है ना भाई, ये 2022 के, 23 23 के और 24 के, मुझे बहुत आसान लगे, सही है। वरना ना ये वाले क्वेश्चन पे कराते मेरी जान निकल जाती थी। अभी तक फिलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और बहुत सारे रिपीटेड आ रहे हैं तो पता नहीं, खैर। ओके, तुमसे कह रहा है कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, सही है। एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, द ग्राफ शोज हाउ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज विद द वर्टिकल हाइट मूव बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, राइट। अच्छा देखो, तुम्हें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, सही है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे, इन्होंने वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और हाइट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा हुआ है, फाइन। अच्छा जी, अब तुमसे कह रहा है कि विच ग्राफ शो हाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ जी, यानी वेट आपसे बेसिकली, सही है। देखो, ई पी तुम्हें पता है एम जी एच के बराबर होता है, राइट। ये एक्स यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, राइट। उसने कहा कि ई पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से, राइट। तो इसका मतलब है एम जी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा ही। और एम जी तुम्हारे पास क्या है? एम जी तुम्हारे पास वेट हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स होने वाली है, राइट। सो मुझे सी लग रहा है इसको, सही है। भाई समझ में नहीं आया बोलना प्लीज। सर वैसे सर वैसे ए जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म है। वैसे उसके अंदर फोर्स इंक्रीज हो रही है, सही है, मतलब विद डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट है अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, सही है, तो वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज हो रही है। फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इंक्रीज ही होनी चाहिए। तुम्हारा जो वेट है अर्थ पे, वो अर्थ पे भी उतना ही रहेगा, जहाज में बैठोगे तो भी उतना ही रहेगा, राइट। तुम सही पांच हो गया। मंजिला बिल्डिंग में जाओगे तो भी उतना ही रहेगा, राइट। तो विद हाइट तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि तुम्हारी एनर्जी स्टोर जो बॉडी के अंदर बढ़ेगी वो बढ़ जाएगी, राइट। समझो। सही हो गया। अच्छा जनाब, आपसे कह रहे हैं भाई, भाई इब्तिसाम बैठे हुए तो रीड कर लो यार। A block of mass 2 kg is released from rest on a slope. It travels 7 meter down the भाई क्या slope खा रहा है and भाई? falls. खाना बोल रहा है? हेलो जी। क्या खा रहे हो? कुछ भी नहीं। पक्की बात है? जी जी। दे अबे कोई मसला नहीं है, खा रहे मतलब मैं पढ़ लूंगा, फिर कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं खा रहा था। है? अच्छा, तुमने ऐसे ना कुछ कुछ निकला, तुमने मुंह भरा हो तो उसने ओ शिट, तुमने सब निकल लिया। नहीं अच्छा नहीं अच्छा वो। ओके। अच्छा, फाइन, अगर नहीं खा रहे हो तो पढ़ लो, अगर खा रहे हो तो किसी और से करवा दो, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं नहीं, मसला नहीं, नहीं नहीं ओके नहीं। भाई, ओके ओके। A block of mass 2 kg is released from rest on a slope. It travels 7 meter down the slope and falls a vertical distance of 3 meter. The block experiences a frictional force parallel to the slope of 5 Newton. What is the speed of a block after falling this distance? हम्म, रेस्ट से छोड़ो, इनिशियल स्पीड कितनी भाई? जीरो, सही है। अच्छा जनाब, व्हाट इज, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, सीधे सीधे लग रहा है, सही है। तुम्हें यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी, सही है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, सही है, एट पॉइंट ए लेट्स से इज इक्वल्स टू
टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, राइट, सीधा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एट दिस पॉइंट क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो ना तो रेजिस्टिव फोर्स होगी ना ही काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट, क्योंकि मतलब जो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो भी नहीं होगी, ना काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, सही। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस जगह पे आपके पास एम जी एच होगा, सही है, एम जी एच। और इस जगह पे चूंकि आपने पूरी हाइट नीचे ट्रेवल कर ली है और ऑब्जेक्ट मूव करे, सो काइनेटिक एनर्जी होगी और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा, राइट। सो यहाँ पे हमने कहा हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, प्लस एफ इंटू डी, राइट, सही हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको। अगर तुम्हें मास दिया हुआ है, सो 2 × 9.81, और हाइट के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस रखते हुए हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सो ये 3 आ गया इक्वल्स टू 1/2, मास हमारे पास है 2 का, वी तुम्हें निकालना है, स्क्वायर करना ना भूलना, प्लस फोर्स तुम्हें दे रखी है भाई 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 5 न्यूटन की, डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 7 का, सही है। अलोंग द प्लेन होता है, तुम्हें पता है कि वर्क डन के अंदर फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन के अंदर होता है, सही है। सही हो जाएगा 6 × 9.81, सही है, -5 से 35 हो जाएगा, सही है, एंड देन इंटू टू, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, सही है। सो यहाँ पे तुम कर लो अंडर रूट, सही है, तो कितना आता है, सर 4.9 कोई आ रहा है। 4.9 ये बन रहा होगा, सही है। अच्छा जी, तुमसे ग्राफ दिए, तो मैं वैसे ग्राफ। वर्क डन वाले जो हम लोगों को क्या कहते हैं, एग्जाम अटेम्प्टिंग करते वक्त हम लोगों को कुछ सवाल बाद के लिए छोड़ने चाहिए या नहीं? तो ये तो काफी लेंथी नहीं हो जाएगा? देखो इसके अंदर जो सवाल बात के लिए छोड़ देना मैं बता देता हूँ। देखो पहली चीज, अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन अगर तो कैलकुलेशन वाला आता है, सही, मतलब जिसमें कैलकुलेशन करनी है, जैसे इसके अंदर जो ना जो अभी ऊपर करके आया ना उसके अंदर कैलकुलेशन कोई नहीं थी, राइट, तो उसका कर लेना। अगर उसके अंदर कैलकुलेशन करनी है जस्ट लीव इट, बाद में करना, सही। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन 18, 17, 18, 19, जहाँ पे पावर का, वर्क एनर्जी, पावर, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, एट टाइम्स वो बहुत लेंदी हो जाता है, एट टाइम्स, राइट, उसको बाद में के लिए छोड़ देना, सही। दो चीज़ें हो गई। वेव्स का अगर आपने सही पढ़ा होगा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सेप्ट स्टेशनरी वेव के, कभी कभार, ओके। स्टेशनरी वेव के अंदर जो नोड्स और एंटी नोड्स की कैलकुलेशन होती है कभी कभार वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, राइट, तीसरा क्वेश्चन वो छोड़ सकते हो। चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर आएगा तकरीबन 34 से 36 के बिटवीन में, कोई गंदा सा सर्किट देगा वो सॉल्व करना होगा तुम्हें, राइट। ये चौथा क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो। ये चार क्वेश्चन होंगे जो कि तुम्हारे सर्किट को, जो तुम्हारे जो है ना कहानी को खराब करेंगे, तुम्हारे स्पीड को खराब करेंगे, सही। अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन शुरू में आएगा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा इसका वर्क एनर्जी पावर के अंदर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तीन चार कॉन्सेप्ट मिलके लग रहे होंगे, सही है, वर्क एनर्जी पावर में से वो हो सकता है, सही है। और तीस कभी कभार प्रेशर में भी वो गंदा दे देते हैं, सही, कभी डेंसिटी से भी आ जाता है, लेकिन वो इन्हीं इन्हीं के अराउंड होगा, यानी 18, 15, 18 के बीच में होगा, सही। तीसरा क्वेश्चन स्टेशनरी वेव के अंदर कभी कभार वो ना गंदा क्वेश्चन दे देता है स्टेशनरी वेव का, तो वो देख लेना। अगर वो तुमसे नहीं हो रहा हो पढ़ लेना एक दफ़ा, नहीं हो रहा हो तो स्किप इट, हो रहा हो, समझ में आ रहा हो, सेंस बन रहा हो, लॉजिक बन रही हो, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। और चौथी चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आएगा, सर्किटरी का, डीसी सर्किट का, जो कि तुम्हारे पास होगा 34, 35, 36 में से किसी एक क्वेश्चन में होगा, राइट। गंदा क्वेश्चन देगा वो, सर्किट में भी दो में से हो सकते हैं, तीन में हो सकते हैं, बट एक क्वेश्चन गंदा होगा, सही, उसकी सर्किटरी कॉम्प्लेक्स होगी, राइट, तो उसको छोड़ देना। ये चार क्वेश्चन है, इनको छोड़ देना। और अगर एस्टिमेशन समझ में आती है फाइन, तुक्का लगाओ, नहीं समझ में आती देन जो है ना अल्लाह तवक्कुल कर दो कुछ भी, सही है। तो ये तुम्हारे पास चार चीज़ें, सही, ये चार चीज़ें छोड़ सकते हो, बाकी तुम्हारे इसके अलावा जो चीज़ें उसके सर अंदर कोई वैसे चीज़ हो। इस वाले सवाल के अंदर हम्म। वर्क डन हम लोग इसका वेट नहीं लेंगे? वेट का कंपोनेंट नहीं लेंगे या नहीं? वेट का कंपोनेंट लोगे वर्क डन के अंदर? वर्क डन के कौन से वर्क डन के अंदर है, कौन सी सर चीज़ के वो अंदर? M1 किया था ना, उसमें ना हमेशा हम्म। सवालों में इस तरीके से ही आता था कि उसका वेट का भी कंपोनेंट लेना था, ग्रेविटी का। क्या इसके अंदर नहीं अप्लाई होगा? यार देखो, वेट का कंपोनेंट जो आप लोगे, ड्राइविंग वेट का फोर्स के अंदर कंपोनेंट आएगा हम नहीं नहीं आएगा? लेते हैं। देखो बेसिकली जो है ना वो होता है, वो होता है एम जी एच होता है, राइट, एम जी एच आप लगा रहे हो तो उसके अंदर, उसके अंदर, लेकिन वो क्वेश्चन में ना आपको करता क्या है कि क्वेश्चन में आपको बता देता है कि भाई वेट इस डायरेक्शन में, राइट, सही है, वेट इस डायरेक्शन में होता है, सही है। और आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, आपको वही फोर्स चाहिए होती है जो कि इस डायरेक्शन में, राइट, तो इस वजह से जी। आप उसका कंपोनेंट ले रहे होते हो, समझ रहे हो आप? जी। सही है। तो लेकिन उससे आपको पता क्या चलेगा, उससे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगी, राइट, क्योंकि जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सही है। और उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जो है ना आपको ये वाली हाइट नहीं दी हुई होती, सही है, उसमें आपको ये वाली लेंथ दी हुई होती है, इस वजह से आप ये वाली फोर्स लेते हो, राइट।
समझ रहे हो? जी सर। लेकिन अगर आपको ये डाउनवर्ड वाली हाइट दी हुई है, मतलब ये डाउनवर्ड वाली हाइट दी हुई है, ये वाली हाइट दी हुई है, तो इसके डायरेक्शन में फोर्स हमें लेनी होगी, समझ रहे हो? तो इस वजह से हमने कंपोनेंट नहीं लिया। सही है। ओके क्लियर सर। हो गया? तो ये हो गया। अच्छा जी, आओ भाई करते हैं। सो टू वायर्स, वन मेड ऑफ ब्रास एंड द अदर स्टील, स्ट्रेच इन द एक्सपेरिमेंट, बोथ द वायर्स ओबे द हुक्स लॉ ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अलग अलग वायर है तो अलग अलग यंग मॉडुलस होंगे, अलग अलग ग्रेडियंट होंगे, फाइन। द यंग मॉडुलस फॉर ब्रास इज लेस देन द यंग ब्रास का लेस देन। अच्छा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में यंग मॉडुलस ग्रेडियंट से पता चलेगा, राइट? ई जो है वो ग्रेडियंट तुम्हें बताएगा। सही है। और तुम्हें उसने बता दिया कि यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास इज लेस देन, इसका मतलब है कि ब्रास का ग्रेडियंट कम होना चाहिए और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ज़्यादा होना चाहिए। सो बी मुझे सही लग रहा है, डी गलत लग रहा है, और ए सही लग रहा है, राइट? इसके अंदर स्टील ऊपर आ रहा है, ब्रास नीचे जा रहा है, राइट? विच ग्राफ शो द स्ट्रेस वेरिएशन विद द स्ट्रेन फॉर बोथ द वायर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई आर स्ट्रेस्ड इन द एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ तो वेरिएशन इनकी आ रही हो लेंथ के अंदर। सही है। और फिर आगे जाके मे बी अगर ब्रेक होना होगा तो ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही है। तो लेकिन इन्होंने कहा बोथ द वायर्स ऑफ ए हुक, हाँ 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 हाँ, विच ग्राफ शो द स्ट्रेस वेरिएशन स्ट्रेन फॉर द वायर इन दिस। आई थिंक ये बस जस्ट बी हो जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ए के अंदर जो है वो फिर तुम्हारे पास वो नहीं फॉलो हो रहा, वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। सही है। तो तुम्हारे पास बी बन जाएगा, समझ लो। चलो भाई आगे आ जाओ। ये भी क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुआ हुआ है। तुमसे कह रहे थे सैंपल ऑफ द मटेरियल स्ट्रेच्ड बाय द टेंसाइल फोर्स टू पॉइंट बियॉन्ड इट्स लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ओके। अच्छा, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर तुम जाओगे तो क्या होगा? तुम बेसिकली एनर्जी इनपुट करो उसको स्ट्रेच करने के लिए, राइट? लेकिन तुम इलास्टिक लिमिट के बाद जाओगे तो इसका मतलब है जो एनर्जी तुमने इनपुट की है उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसको परमानेंटली डिफॉर्म कर देगी, राइट? या वो कुछ एनर्जी जो है जब वो रिलीज करोगे तो वापसी आपको मिल जाएगी, राइट? द टेंसाइल फोर्स इज देन reduced to zero, द फोर्स एक्सचेंज ग्राफ शोज, राइट? ये तुम्हारे पास लोडिंग का वो है, ये तुम्हारे पास अनलोडिंग का है। सही है। अनलोडिंग। सही है। तो अब आप देख रहे हो कि ग्राफ वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है बल्कि कुछ आगे जा रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है ना ये कुछ एनर्जी, ये कुछ एनर्जी जो है ना, ये कुछ एनर्जी ये आपने उसके अंदर इनपुट की है। सही है। जो कि उसके अंदर जो कि आपका नेटवर्क डन है, राइट? मतलब जो कि आपने मतलब जो ना आपको स्ट्रेच करने में जो आपको रिक्वायर्ड हुआ। सही है। नहीं, जब आपने इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया और फिर जो वापसी इस पोजीशन पे आया तो नेटवर्क डन आपको इतना चाहिए था, राइट? और जो ये जेड है ये बेसिकली वेस्ट हो जाएगा। सही। हीट के फॉर्म में निकल जाएगा जब वो अपनी शेप रीगेन करेगा, राइट? और ये एक्स प्लस वाई ये स्टोर हो जाएगा उसके अंदर। सही। अच्छा जी, आ जाओ भाई, रीड कर लो भाई। कौन रीड करेगा? मूसा भाई जिंदा बैठा हुआ है। मूसा कुछ बोलता ही नहीं है यार। जी सर। भाई रीड कर ले भाई। A wire is fixed at one end and is extended by a force F1 at the other end. This causes the wire to have an elastic potential energy of 0.15 joules. The force applied to the wire is now changed to force F2. This causes the wire to have a new elastic potential of 0.6. The हम्म। wire obeys Hooke's law. What is the relation between F1 and F2? हाँ भाई, ऐसे ही शेयर करेगा या फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊं? ओके। सो क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर? and extended by the F2 and then the causes the Y2, okay, elastic potential energy उसने आपको बता दिया। F resist causes the wire to have the new elastic potential the wire, what is the relationship between F1 and F2? सही है। अच्छा, तुम्हें वैसे इसके अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुमने जो है ये बेसिकली रिलेट करें एनर्जी को और किस चीज़ को, एक्सटेंडेड बाय फोर्स F1। सो अगर तुम एनर्जी को रिलेट करो, E इज इक्वल्स टू 1/2 Fx, राइट? सर एक्सटेंडेड डी बाय, लग रहा है। नहीं, द फोर्स नाउ चेंज, हम इसको जो है ना के एक्स स्क्वायर से कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर से। सही है। टू हैव द न्यू एनर्जी। सही है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा नहीं ना यार, इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। डी ऐसे क्यों लग रहा है आपको? चलने पर सर इस तरह के फिर हम स्किप करते हैं ना, स्किप अच्छा, करते हैं। ऐसा करेंगे। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जो एनर्जी के अंदर जो है ना कभी कभार अगर तुम्हें आएगा तो आएगा। खैर करते ना, कर लेते, कोई मसला नहीं है।
अच्छा पहली वाली उसके अंदर तुम्हें क्या, अच्छा F1 भी तुमसे रिलेट कर रहा है, तो यार मैं दो चीज़ें नहीं लेना चाह रहा ना इसके अंदर, क्योंकि एक चीज़ तो कांस्टेंट, अ वायर इज फिक्स्ड एट वन एंड, सही, द फोर्स अप्लाई टू द वायर इज नाउ चेंज, तो वायर सेम है तुम्हारे पास, हैव न्यू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है, वायर सेम है, मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, F/K, F² ओवर के, सही है, Fx का फॉर्मूला होता है, और हमें पता है कि भाई F/K जो है ना, हाँ सही, सही मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि फोर्स तो चेंज हो रही है, के कांस्टेंट है, राइट, तो इस वजह से एक्स भी चेंज हो रहा होगा तो फिर मसला हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, सही। सो मैं अब यहाँ से रिलेशन बना सकता हूँ, E1/F1² इज इक्वल टू E2/F2², राइट, ये रिलेशन बन गया, अब इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं, सही। सो E1 मेरे पास है 0.15, सही है, ओवर F1 जो है वो मेरे पास है F1 की फॉर्म में, सही, इज इक्वल्स टू E2 मेरे पास है 0.60, और F2 जो है वो मेरे पास F2 की फॉर्म में, सही है। अच्छा हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन F1 एंड F2, ओके, सही है। सो F1 को सब्जेक्ट बना लेते, सॉल्व कर लेते हैं, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.60 इज इक्वल्स टू F1² इंटू F2², राइट। सो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। सो F2/4 इज इक्वल्स टू 1, और ये दोनों स्क्वायर रूट कर दो भाई दोनों पे, सो ये हो जाएगा F2 इज बेसिकली 2F1, सही, ये मेरे पास बन रहा है, सही हो गया, समझ में आ गया, नहीं आया तो जी। बोलो प्लीज। ओके, ये वाले क्वेश्चन ना जैनब को नहीं आते समझ में, और उसको नहीं आते, हारून को नहीं आते, हारून समझ गया, जैनब आप भी समझ गई हो, अगर जब आप करते तो समझ आया थी एक्चुअली। अच्छा। F2 इज बेसिकली 2F1, सॉरी ये सी बन रहा है, सही है, ओके, जैनब समझ में आया, जैनब है भागी, जैनब आई, जी सर। ओके। अच्छा, ऑसिलोस्कोप का एम्पलीट्यूड तुमसे पूछ रहा है, सही, एक बदतमीजी इन्होंने की हुई है, देखो, बहुत गंदी हरकत की हुई है कि ये ट्रेस यहाँ से शुरू हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, सही है, तो तुम ये वाली वैल्यू ले लो, सही, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। सो ये देखो यहाँ से यहाँ तक के तुम ले लो, क्योंकि मैक्सिमम वेव इतनी की है, राइट। अच्छा जी, सो ये मेरे पास है, वेवलेंथ पूछो नहीं सर, एम्पलीट्यूड पूछो। अरे मालिक पकड़ ले मेरे को, ले जा थाने में, ले जा, डंडे मारियो सोटे उल्टा करके, वैसे सारा चिल कर रहा है बैठा, मेरे, अच्छा छोड़, अभी मैं अच्छे मूड में हूँ। खैर, सो उसने कहा कि 3.5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, राइट, इसका है 3.5, इसके अंदर होगा ×2 करोगे 7, इसका हो जाएगा फिर 10.5, सही है, 10.5, इसका हो जाएगा फिर 1114, सही। सो पूरा जो इसकी लेंथ आ रही पूरी जो ऊपर से पीक टू पीक जो आ रहा है वो आ रहा है 14, सो पीक कितना होगा 7 मिली वोल्ट, राइट, समझ लो, यहाँ से मत रीड करना वरना फंस जाओगे, सही है, वो फिर ये 3.5 बना के छोड़ोगे, फिर 0.57 बनाओगे, सही है, नहीं सर, समझ गई। ऊपर से गई। जी। देखो सीन ये है, एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड ये होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड ऐसे ही होता है, सही है। अब देखो, हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि भाई वेव का, तो सर लाइन क्यों नहीं ले रहे? सिर्फ क्या नहीं ले रहे, फॉर द मीन पोजीशन आपने ये ग्रीन नहीं लाइन नहीं क्यों नहीं, बनाई है? सॉरी सॉरी सॉरी, माजरत, यस यस, मैं ज़रा ना ज़्यादा होशियार कर रहा हूँ, होशियारी कर रहा हूँ, यही वाली लाइन हो जाएगी, सीधा सीधा करते हैं ना, यार असल में ना मसला ये लग रहा था मुझे कि जो है ना, अगर आप ये देखो कि ये वाली वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली वेव ऊपर जाके खत्म हो रही है, इस वजह से मैं इसको कर रहा था ऐसा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई इक्वली ऊपर नीचे ना, तो बस 7 आ जाएगा, सही है ना, समझ सिंपल है, वो मैंने सॉरी कॉम्प्लिकेट कर दिया था। तो वैसे वाई गेन वाला फॉर्मूला क्या था? अभी कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। डब्बे को मल्टीप्लाई करना है बॉक्सेस से, वाई गेन मतलब ये है ना, टाइम, वाई गेन की सेटिंग है, मल्टीप्लाई बॉक्सेस, सही है। सही है, वाई गेन आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है, क्या नाम है, एक सेकंड, कोई है अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर लग रहा है,
ओए भाई साहब लेवल, अच्छा जी। आ जाओ भाई, इब्साम जरा रीड कर लो ये वाला क्वेश्चन 23। इब्साम गायब हो गया भाई। इन्ना लिल्लाह पढ़ लो एक दफ़ा, 3 दफ़ा सूर्य इखलास, एक दफ़ा सूर्य नहीं, मरा तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान रखते हैं। भाई कोई और कर लो भाई, किसी और को वे प्रॉब्लम है। हाँ मूसा को था, मूसा भाई पढ़ ले। मूसा नहीं, हारून को था, हारून को, हारून पढ़ लो। Transverse progressive wave on a string has a wavelength of 12 centimeter and an amplitude of 1.5 centimeter. The speed of the wave on the string is 48 centimeters second. What is the distance traveled by a point on the string in a time of 2 seconds? जैसे बहुत बेकार सा कुछ तो नहीं लगा। अगर तुम v को एफ लेमडा लगा दो, सही है, और तुमने स्पीड ले ली है 48, डिवाइड बाय वेवलेंथ कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 12 या 12 चौक 48, 48। सही है, फ्रीक्वेंसी आ गई तुम्हारे पास 4 हर्ट्स की, राइट। टाइम पीरियड तुम्हारे पास आ जाएगा 1/4, 0.25। सही है, टाइम पीरियड इतना आ जाएगा उसने कहा, यानी एक वेव जो है वो 0.25 की होगी। पॉइंट, और इसने कहा कि भाई 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव होंगी वो देख लेते हैं। 2/0.25 कर दो, सही है। 4 पलटे खा के ऊपर आ जाएगा, 8 वेव हो जाएंगी, सही है। तो 8 वेव आ रही हैं 2 सेकंड के अंदर, सही है, और एक वेव जो है उसकी वेवलेंथ है 12। तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट होगा वो 8 दफा ऑसिलेट हो रहा है। तो क्या करोगे भाई? Multiply by 12 multiply by 8. अबे कैसे भाई? ये होगा 8 × 1.5 × 4, है ना? अरे अरे बस यार, थैंक यू, तारीफ नहीं करना देखो। ये भी मत पूछो, समझ में नहीं आया। कितना बनता है पहले ये देख लेते हैं। 8 × 1.5 × 4, 48। नहीं समझ में आया ना भाई, नहीं समझ में आया? अरे कुछ तो बोलो यार। अच्छा हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो समझ सकता गया। भाई, मेरे समझाए बगैर कैसे समझ आ सकता है? क्या समझो जरा, मुझे भी समझाओ। एम्पलीट्यूड चाहिए था ना, मतलब कि एक पॉइंट जितना ऊपर नीचे जा रहा है। हाँ देखो, सीन ये था, मैं समझा देता हूँ, कुछ आवाम होगी शायद वेव्स का उनको नहीं नहीं। पूछ रहा था ना। देखो बेसिकली जो है ना, अगर तुम्हारे पास ये वेव है, राइट, और इस वेव का मान लो ये वाला पॉइंट है, सही है। मान लो ये वाला पॉइंट है, सही है। अब तुम्हें पता है कि वेव तो आगे जा रही है, लेकिन ये पॉइंट तो आगे नहीं जा रहा ना, ये पॉइंट तो ऊपर नीचे जा रहा है, राइट। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तुम्हें पता है कि भाई यहाँ से आधे कैसे दिया हुआ है, 1.5 का, राइट। 1.5 का, राइट। जब एक वेव पास होगी तो ये कितने दफ़ा 1.5 कितनी दफ़ा कवर करेगा? ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, 1.5 कवर हुआ। फिर ये और नीचे जाएगा, 1.5 मजीद कवर हो, फिर ये वापसी ऊपर आएगा, 1.5 मजीद कवर हो, फिर ये वापसी ऊपर आएगा, 1.5 मजीद कवर हो, राइट। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर उसने क्या करना है, 1.5 टाइम्स 4 जब आप करोगे, सो बेसिकली 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है, सही। ये पार्टिकल जो है 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक ऑसिलेशन के अंदर, राइट। एंड हाउ मेनी ऑसिलेशन डू वी हैव? 8, राइट। सो 6 टाइम्स 8 करोगे 48 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे वो 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि कभी कभार इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ जाती है। क्लियर हुआ? हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ? जी सर। ओके। तुमसे दे रहा है भाई, एम्बुलेंस सायरन emit a sound with a single frequency f. The ambulance travel toward passes close to an and then travel away from the station observer. Which statement describe the frequency of the sound detected by the observer as the ambulance passes the observer? Equal to f and decreasing, equal to f and increasing, greater than f and constant. Okay, greater than f तो होनी चाहिए, right? नहीं सॉरी, एम्बुलेंस ट्रैवल टूवर्ड एंड देन पास, ओके, जब पास होगी तो फिर जब पास कर रही होगी तो इक्वल टू एफ होगी, और फिर जब अवे चली जाएगी तो फिर डिक्रीजिंग होगी, राइट। सेंस बन रहा है भाई? जब एग्जैक्टली दोनों आसपास होंगे, एक दूसरे को देख पा रहे होंगे, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, राइट, क्योंकि उसमें कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं आ रहा, राइट, क्योंकि ना अवे है ना टूवर्ड है, वो जस्ट उसी के पास से गुजर रही है, राइट। एंड जब वो पास हो जाएगी, देन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेवलेंथ 138 पिकोमीटर। ये तो भाई अच्छा, पिकोमीटर होता है एक्सपोनेंट 12, राइट। सो 1.38 एक्सपोनेंट 10 बन जाएगा, राइट, -10, सही है। सो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइक्रो एक्सेस, राइट, सही। और इससे वैसे कोई है भी नहीं, सही, खैर।
अब भाई इसको याद करने का ना कोई तरीका नहीं है, अगर तुम्हें याद है देन फाइन, नहीं याद है तो फिर एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ भाई। गामा अगर होगा, एक्सरे होगा, यूवी लाइट है, उसके बाद जो है उसके बाद विजिबल है, उसके बाद जो है इंफ्रारेड है, सही है, उसके बाद जो है वो अल्ट्रा वायलेट है, और उसके बाद जो है वो तुम्हारे पास माइक्रोवेव है, और फिर रेडियो वेव है, सही है। तो भाई इन दोनों के दरमियान जो है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लोगे -12 से, राइट, और यहाँ से 1000 कम कर दो, सही है। तो ये आ जाएगा -9 पे, ये -10 पे, सही है, आसपास होता है। फिर उसके बाद 100 कम कर दो, सही है, 100 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -7 पे आ जाएगा, सही है। फिर बस विजिबल लाइट की याद रखना कि विजिबल लाइट जो है वो 3 एक्सपोनेंट -7 से शुरू होती है, -7 से 7 एक्सपोनेंट -7 तक जाती है। और उसके बाद जो है तुम्हारे पास IR जो है वो -7 से भाई 100 कम कर दो, सही, यहाँ से फिर 100 तुम कम कर दो, राइट। सो ये -5 पे चला जाएगा, फिर तुम 1000 कम कर दो, सो -3 पे चला जाएगा, और फिर तुम जितना आगे जितना भी बढ़ा सकते हो, तो वो तुम्हारे पास जो है ना वो हो जाएगा, वो तुम्हारे पास जो है ना रेडियो वेव बन जाएगा। खैर, ये तुम्हारे पास याद करने का था कि मैं जो है ना और दूसरी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, सही है, ये मैंने बड़ी गंदी गंदी तरीके से समझाया, बट जस्ट गिव इट। सही है, बस ये 4 क्वेश्चन करेंगे, सही है। और सही है, उसके बाद जो है वो फिर हमारा ये कंप्लीट, फिर जो है ना मैं बाकी कंप्लीट करके डाल दूंगा, सही है। आ जाओ भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, सही है। कोई करना चाहेगा, एनीबडी इंटरेस्टेड? जैनब कर लेगी। Okay. A student investigates the polarization of microwaves. The microwaves from the transmitter are vertically polarized. A metal grill acts as a polarizing filter when placed between the microwave transmitter and the receiver. The reading on the voltmeter is proportional to the intensity of microwaves transmitted to the grill. The When the transmission axis of the grill is vertical, the voltmeter reading reads 3.5 volts. The grill is then rotated through an angle theta. The voltmeter now reads 2.2 volts. What is theta? हम्म। यार अच्छा जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं भाई, मैंने स्लो लगाऊ ना, I = अच्छा, अगर हम वोल्ट मीटर है, सही है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कैसे करोगे? एंगल थीटा से क्या रिलेशन बनाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? बेसिकली ना सर हमारे वर्टिकल वर्टिकल का मतलब ये हुआ ना कि क्या वर्टिकल में कहते हैं मैक्सिमम फोर्टी आ रही है। फाइव डिग्री था। देखो ना उसने, नहीं ना, देखो उसने यहाँ पे बताया हुआ आपको कि अ मेटल ग्रिल एक्ट एज अ पोलराइजिंग फिल्म, ओके, द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द माइक्रोवेव, राइट। तो इसका मतलब है कि माइनस लॉ लग जाएगा, राइट। V = V0 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, सही है ना। आई की जगह वी कर दो, बाकी सब चीज़ें सेम है। ओके, सो तुम्हारे पास इनिशियल आ रही है, आफ्टर आ रही है 2.2, इनिशियल आ रही है 3.5, राइट, कॉस थीटा निकल आएगा, राइट। यार भाई इस समझ लॉ रहे का हो? क्वेश्चन था, ये आपने कभी पढ़ाया नहीं। हाँ यार, ऐसा चमाट पड़ेगा यार, तू शर्म आनी चाहिए बोलते हुए यार, तेरी जुबान नहीं कहाँ भी बोलते हुए मतलब। सर आपने वीक बताया नहीं, आपने आई का बताया वो तो। अरे तो मेरी जान, वो आई वाला तो है, अब उसने आई और वी का रिलेशन पेपर में बता दिया ना, वो कोई सिलेबस का ओ पार्ट थोड़ी है। ओके ओके। हाँ यार, ये देखो स्टूडेंट देखो ऐसे होते हैं, देखो ये दो लोग जो है ना बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे हमेशा बच के रहना। एक तुम्हारा स्टूडेंट और एक तुम्हारी बेगम, सही है, ये बड़े खतरनाक होते हैं, सही है। तुम्हारी अच्छाइयाँ जो है ना ये इनको नहीं दिखेंगी, लेकिन तुम्हारी बुराई जो उन्होंने की भी नहीं होगी, और भाई ये तुम्हारे पे थोप देंगे, मतलब ये लेके खड़े होंगे बिल्डोजर, तुम चला देंगे। खैर, आ जाओ, खैर कितना आ रहा है भाई एंगल बताओ। अब इसके अंदर सर फिर एक प्रॉब्लम आएगा। 37.5। 37.5, ओके। यार वैसे जो है, चलो सही है 37.5। अच्छा जी, चलो, टू वेव प्रपोज रिजल्ट वेव पैटर्न इज फॉर्म, द स्टेटमेंट मस्ट बी टू वेव मस्ट बी करेक्ट, ओके, दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड, अच्छा,
देखो, अगर अगर जो स्टेशनरी वेव होगा तो फिर सेम एम्पलीट्यूड बनना चाहिए, अगर स्टेशनरी वेव नहीं है तो फिर सेम एम्पलीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती, ओके। सेम एम्पलीट्यूड के बगैर काम हो जाएगा, राइट। दे आर ऑफ द सेम टाइप, ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक साउंड वेव है तो दूसरी भी साउंड वेव होनी चाहिए और उसी टाइप की होनी चाहिए, राइट। यानी उसी सेम अपैरेटस से निकली हुई हो, राइट। दो स्पीकर हो जो कि एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड हो तब जाके होगा। दो लेज़र लाइट होंगी तो दोनों एक ही सोर्स से निकली होंगी तब काम चलेगा, राइट। दे आर ट्रांसफर्स, राइट। और अगर तो दो सेम टाइप की होंगी तो ऑब्वियसली बात है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफर तो कभी लॉन्गिट्यूड में भी हो सकती है, राइट। दे ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी ज़रूरी नहीं है। ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन स्टेशनरी वेव के लिए खास है, राइट। सो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशनरी वेव के लिए खास है, सेकंड जो है वो सुपर पोजिशन के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। और ट्रांसफर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, साउंड भी साउंड लॉन्गिट्यूडल होता है और वो भी सुपरपोज हो सकते हैं, राइट। आ जाओ, आगे चल लो भाई। कौन रीड कर लेगा भाई? अच्छा, हारून रीड कर लो। A water wave passes through a gap in a harbor wall and diffracts. The gap has a width of 8 meters. The wave travels directly through the gap. For which wavelength is the diffraction of the wave greatest? हम्म, क्या करेंगे भाई? सर, 8 मीटर होगा क्योंकि उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कह रहे हो? और चलो, सही कह रहे हो बिल्कुल, क्योंकि जो है ना वेवलेंथ और डिफ्रैक्शन जो है वो सेम एंगल पे होनी चाहिए, ओके। गुड है। आ जाओ, इफ साहब रीड कर लो भाई। Light of a wavelength 5.50 multiplied by 10 to the power minus 7 meter from a laser is incident normally on a diffraction grating. The reflected light is incident on a semicircular screen as shown in the view from above. A total of 9 bright dots are formed on the screen. The grating is at the center of the semicircle. The line of the grating are vertical. The separation between the adjacent line in the grating is d. What is the possible value of d? अच्छा भाई, एक बात बताएगा कि अगर 9 है तो इसका मतलब एक तो सेंटर पे बन रहा होगा, राइट। Yes. और बाकी चार ऊपर को Back. चार नीचे को, ऐसे ही। Yes. सेमी सर्कुलर ब्लॉक है तो एंगल कितना होगा भाई? 180. 180 पूरे का होगा, राइट। लेकिन जब हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं एंड लैम्डा इक्वल्स डी साइन थीटा तो हम हाफ कर लेते हैं, सेमी सर्कुलर को Yes. क्वार्टर सर्कुलर कर लेते हैं, राइट। सो ये 90 हो Mhm. जाएगा, समझ रहे? सही Yes. है। एंड फिर उसके बाद जाएगा एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। सही है, अब आप लगा दो, सही है। सो लैम्डा हमारे पास एन आ गया 4, लैम्डा हमारे पास आ गया 5.5 एक्सपोनेंट -7, राइट, डिवाइडेड बाय साइन 90 है 1 हो जाएगा। सो जस्ट आपके पास हो जाएगा डी। सही है। कितना आ रहा है भाई? सो 5 4 20, 5 4 20 एंड 22 2.2 और 2.25, आई थिंक ये ए मुझे लगा है, ऐसे ही। सही हो गया। अच्छा जी, क्लियर है भाई, आ रहा है? जी सर। जी सर। सही हो गया। विच क्वांटिटी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? एनर्जी होती है, राइट। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज, राइट। ये आपके पास होता था, सही है। सो हमारे पास जो है ना एनर्जी ट्रांसफर आ जाएगी, राइट। द करंट इन द फ्लेम लैंप इज इंक्रीज इन विच स्टेटमेंट सर, अबाउट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अबे वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, वो बस इलेक्ट्रिक बताया हुआ है। फिर देखो, पोटेंशियल का मतलब पोजीशन होता है, सही है। अब पोजीशन किस चीज़ की पोजीशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल आपने बात कर दी, राइट। तो ये होता है, सही सही राइट। सही है। सही है। उसने क्या कि तुम्हारे पास बस करते हैं यार, यहाँ तक करते हैं, उसके बाद बाकी मैं अपलोड कर दूंगा, सही है। अरे सारे मुश्किल नहीं वाले सर, सवाल करवा तो दें। अभी शुरू होंगे ना। आ जाओ भाई, कर लेते हैं। तुम लोग पढ़ना करो, कर लेते हैं। सही, जो जाना चाह रहे हो भाई वो जा सकते हैं। अरे यार, मोहब्बत है यार आपकी। आई लव यू टू वाली बात हो गई यार। चल कोई बात नहीं, सुन ले सुन ले। अच्छा जी, सो द current in the film lamp is increased, which statement about the lamp is correct? अच्छा, याद रखो कि फिलामेंट लैम्प के अंदर अगर तुम करंट बढ़ाते हो तो उसकी वजह से जो है ना तुम्हारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, सही है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की सर वजह से सी नहीं रेजिस्टेंस होगा। इंक्रीज होगी, सही है। और रेजिस्टेंस, क्यों भाई? सर करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर रेजिस्टेंस कम नहीं होती? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है? ऐसा करोगे? ये गलत है। हम्म,
यार देखो, ऐसा नहीं होता। वो ये तब होगा, ये सारी कहानी तब होंगी जब आपके पास ओमिक कंडक्टर हो, समझ लो। ओमिक कंडक्टर जो वी टू आई आर फॉलो करे, राइट। डी लग रहा है। सही है, हाँ जी। देखो, फिलामेंट लैम्प, डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, एलईडी, एलडीआर, ये सारी चीजें जो है ना ओम्स लॉ को डायरेक्टली फॉलो नहीं करती हैं, सही। तो थ्योरी के अंदर सर इसमें वो मैंने डायरेक्टली ये चीज। क्या हाँ। कहते हैं, सुना था कि कुछ कुछ थर्मिस्टर्स रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ वो जब नहीं एक करता, वो स्पेसिफिक काम पॉइंट से, जब एक स्पेसिफिक पॉइंट से आगे चले जाते हैं ना, जैसे डायोड है, अब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से आगे चले जाएगा, वो वी टू आई आर फॉलो कर रहा होगा, सही। समझ रहे हो, लेकिन वो जनरली हम ये बताते हैं कि भाई फॉलो नहीं कर रहा है, सही है। क्वेश्चन के अंदर वो आपको मेंशन कर देगा कि भाई इस पॉइंट पे कर रहा है नहीं कर रहा, समझ रहे हो। सही होगी। सही है। तो अब देखो, करंट जब आप इंक्रीज करोगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होगा कि जो फिलामेंट की वायर है उसके अंदर से करंट जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो लैटिस स्ट्रक्चर वाइब्रेट करने लगेगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सही। सो ये तो कहानी है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है? ऐसा होता, देखो ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करें। और देखो, ये भी डिपेंड करता है कि किस कंपोनेंट को आप ले रहे हो, राइट। अगर तो फिलामेंट लैम्प है, तो फिलामेंट लैम्प पे हम टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करते, हम करंट फ्लो करवा रहे होते हैं। और उस करंट के फ्लो की वजह से जो है ना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो खुद ही खुद हीटअप हो रहा होता है, राइट। और जब वो खुद ही खुद हीटअप हो रहा होता है ना, तो हीटिंग की वजह से इंटरनल वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एटम्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जो पासिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो उनको वो मुश्किल से पास होते हैं। मतलब जैसे ना तुम भाग रहे हो एक डोरवे से, राइट, और सारे दरवाजे खुल बंद खुल बंद खुल बंद हो रहे हैं, राइट, तो तुम किसी से भी कहीं भी टकरा जाओगे, राइट। दिस इज द रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हो गई तुम्हारे लिए, राइट। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, समझ लो। कि अगर तुम सही सही। टेम्परेचर इंक्रीज ये खुद ब खुद हो रहा है, राइट, कि करंट फ्लो होने की वजह से, क्योंकि करंट एनर्जी कैरी करता है, राइट, और एनर्जी हीट अप करती है सिस्टम को। ये कॉन्सेप्ट। अच्छा जी। आज भाई रीड, क्या है, कोई रीडिंग करना है, नहीं नहीं। तुमसे कह रहा है कि द स्टूडेंट बिल्ड द सर्किट शोन ऑल द लैम्प आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोले तो रेजिस्टेंस सेम है सबकी, सही है। अच्छा जनाब, अब आपके पास जो है यार एक सेकंड देना, एक सेकंड, ये जो है ना, यहाँ पे अब एक मसला नहीं डी है लग मुझे। रहा है। अबे मेरे से आगे जा रही है। अच्छा जी, रुक रुक रुक, डी लग रहा है ना, क्योंकि ये बेसिकली सीरीज के अंदर लगा है, उसमें मैक्स अगर तुम ये पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा लो, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस सबकी सेम है, राइट। अगर रेजिस्टेंस सबकी सेम है तो जिसके अंदर जितना मैक्सिमम करंट जाएगा उसके अंदर उतनी पावर होगी, राइट। सो करंट ज़्यादा इसके अंदर होगा तो पावर इसके अंदर होगी, राइट। वी स्क्वायर और आर वाला मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमें वी नहीं पता क्या है, राइट, और आई वी नहीं ले रहा। आई वी, वी आई है, आई वी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि तुम्हारे पास जो है, तुम्हें ये नहीं पता कि वोल्टेज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तुम्हें ये भी नहीं पता करंट कितना है। करंट तो चलो हम कह सकते हैं डी मैक्सिमम इसके अंदर है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा वोल्टेज कितना है, राइट। सो दूसरा वेरिएबल शुड बी कांस्टेंट, राइट। ओके, आ जाओ, रीड कर लो भाई। अच्छा जी, कौन कर लेगा भाई, जैनब रीड कर लोगे प्लीज। The resistance of a metal cube is measured by placing it between two parallel plates as shown. The cube has volume V and is made of a material with resistivity. The connections to the cube have negligible resistance. Which expression gives the electrical resistance of the metal cube between X and Y? मेटल क्यूब बिटवीन एक्स एंड वाई, हाँ जी। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, रो एल ओवर ए, राइट। इज इक्वल। अच्छा जनाब, अगर मैं इन दोनों को एल से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर ओवर वॉल्यूम, कैसा, सही है। और क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, द क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट एंड मेड ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टिविटी कनेक्शन नेग्लिजिबल है, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है कि भाई क्यूब है, तो क्यूब सर में ऊपर वाला एरिया नहीं हो जाएगा वैसे? एरिया नहीं होगा, हो सकता है, वैसे क्यूब है ना एल क्योंकि, स्क्वायर। हाँ मैं लेकिन कर नहीं रहा अभी। वैसे अगर अच्छा। तुम करना चाहो तो तुम कर भी सकते हो, लेकिन मैं भी नहीं कर रहा, ऐसे सिंपल रख ले, राइट। सो अब देखो, वॉल्यूम बेसिकली किसके बराबर होता है, एल क्यूब के, राइट, एल क्यूब के, ऐसे ही। सो अगर हम एल स्क्वायर को रिलेट करें वॉल्यूम से तो क्या हो जाएगा, क्या रिलेशन बनेगा।
हाँ जी। तो नीचे वाला बस एल आ जाएगा। वी ओवर एल इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, है ना। ए बन जाएगा। ए, नहीं नहीं, अबे मतलब ना क्वेश्चन के अंदर से लेंथ को रिमूव करवाया हुआ है बस ये। ओ, फिर सही सी। है, तो हमें उसको वहां से हटाना है बस, कुछ भी कोई जुगाड़ ऐसी उठाने की जो वहां से खत्म हो जाए। सही है। हम ये कह सकते हैं, वैसे हम ये कह सकते हैं, एक सेकंड, आ गया आ गया आ गया, पल्ले में बैठ गया। देखो जो एल स्क्वायर है, ये बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि भाई वॉल्यूम की पावर अगर मैं कर दूं, नहीं, एल इज बेसिकली एल क्यूब, राइट। सो अगर मैं एल से रिलेट करूं, सो सर ये वन रो ओवर थ्री। ओवर वी वन वन ओवर थ्री नहीं हो जाएगा? क्योंकि अरे हम एक लोग अरे बेसिकली अरे अरे एक सेकंड एक सेकंड, हाँ सही कह रहे सही कह रहे, राइट। सो एल बेसिकली आ रहा है वॉल्यूम 1/3 के बराबर, ऐसे ही ना, यही कह रहे हो। हमें सर पता है यही कह क्योंकि, रहे हैं। हाँ हमें पता है कि वो क्यूब है। सो वॉल्यूम इज बेसिकली एल क्यूब, सो एल को अगर हमने निकाल लिया, सो 1/3 वी आ गया, राइट। लगा दो ऊपर, राइट। सो ये आ गया वी 1/3 एंड देन 2 डिवाइडेड बाय वी, सही है। सो जब सिंप्लीफाई करोगे, सो तुम्हारे पास बच जाएगा रो, अच्छा ये बच जाएगा 2/3 और नीचे है 1, राइट। सो -1 होगा, सो 2/3 एंड -1 करोगे, सो 1/3 माइनस का हो जाएगा। सो वी 1/3 बच जाएगा, सही, सी बन रहा है। समझ में आई, मैं समझ में आई। जी। सही हो गया। सो ये 2/3 ऊपर है और 1 नीचे, सो 2/3 -1, 1/3 माइनस का हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि the circuit needs to be completed by connecting the two resistors between X and Y as shown. The resistors can be connected in series or in parallel with each other. Okay, which combination of the resistor produces the least resistance between X and Y? अगर दो रेजिस्टर पैरेलल के अंदर करोगे तो लीस्ट रेजिस्टेंस होगी, और अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर करोगे तो मोस्ट रेजिस्टेंस होगी। और वो दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल के अंदर हो उसमें से एक की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा और एक की रेजिस्टेंस सबसे कम हो तो, अच्छा देखो ये दो जो है ना वो लीज करेंगे। अगर आप वैसे करके देखो, बी शुड बी द पॉसिबल आंसर। 1/20 प्लस 1/40 से कर लो, राइट, और 1/40 प्लस 1/100 से कर लो, राइट। कैलकुलेटर में डालो, यहाँ पे भी -1 पावर लगा दो, यहाँ पे भी -1 पावर सर लगा दो। जितनी बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यूज होंगी उतनी कम आंसर उतनी, आएगा। हाँ उतना छोटा ओवरऑल आंसर आएगा। सही है। सही, कितना बन रहा है? 1/100। सही है, हमने जो है पावर लगा दी -1 की। ये मेरे पास आ रहा है 28.6, यहाँ से आ रहा है। सही है, और यहाँ से जो है ना मैं इसको 20 अगर कर दूँ, सही है, सो 13 आ रहा है। अच्छा इसकी आ रही है, सही है, इसको देख लो यार, ये गलत हो रहा है। सही है, मुझसे गलती हो गई है, ज़रा मैंने गलत बता दिया, तो इसको करेक्ट कर लो प्लीज़, कैलकुलेट कर लो तो समझ में आ जाएगा। सही, बेसिकली अगर जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो उतना ना इसके अराउंड रेजिस्टेंस आएगी, मतलब अगर आप दो वैल्यूज़ को आगे लेके जाओगे ना, तो जो छोटी वैल्यू होगी उसके अराउंड आंसर आने लगेगा, राइट। समझ रहे हो। तो इसके अंदर जो है इसके आसपास आंसर आ रहा होगा। देखो रूल ये है पैरेलल के अंदर कि अगर दो रेजिस्टेंस आपने लगाई है तो जो छोटी रेजिस्टेंस है ना, ओवरऑल ओवरऑल जो कंबाइंड रेजिस्टेंस बन रही होगी वो उसके अराउंड बन रही होगी, राइट। सो इसमें 40 छोटी रेजिस्टेंस है तो इसके अराउंड आंसर आ रहा होगा, सही। 40 के अराउंड, 28 40 के नॉट नियर बट कंपेयर टू 100 वो उसके नियर है, राइट। और अगर इसमें 20 और 40 है तो अब इसमें 20 के अराउंड आंसर आना चाहिए, ना कि 40 के, राइट। तो इसकी लीज बन रही है, समझ रहे। सर अच्छा जी, सो तुमसे कह रहे थे डायग्राम शोज अ सर्किट दैट इंक्लूड अ सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके ओके ओके। अच्छा आई वहाँ से जा रहा है, I2 यहाँ से जा रहा है। सो तुम्हारे पास यहाँ से अच्छा जी, द स्विच इज इनिशियली ओपन, सही है। अच्छा देखो जब स्विच क्लोज करोगे अब यहाँ से कहानी चेंज हो जाएगी, राइट। विच वन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द करंट I1 एंड I2 क्लोजिंग द स्विच। अच्छा स्विच क्लोज करोगे सो रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर आ जाएगी, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस हमें पता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम कर देती है सर्किट की। तो I1 इंक्रीज होना चाहिए, राइट। I1 इंक्रीज होगा, राइट। और तुम्हारे पास जो है, अच्छा जी, I1 तो तुमने इंक्रीज कर दिया, सही है। अब तुम्हारे पास I2 स्टेज द सेम तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है, डिक्रीज होना चाहिए, सही। क्योंकि दो ही ऑप्शन दिए हुए तो इसलिए डिक्रीज होना चाहिए, राइट। स्टेज द सेम नहीं रह सकते क्योंकि तुमने सर्किट चेंज कर दिया, सही है। चलो आ गया, आ जाओ भाई, रीड कर लो भाई, कौन रीड करेगा, सब रीड कर ले भाई, मेरी मोहब्बत में बैठा हुआ है यार। The diagram shows a circuit consisting of a cell and three resistor R1, R2, and R3.
The cell has EMF 1.6 volt and negligible internal resistance. The current in the cell is 0.64 amps. The potential difference across R1 is 0.48 volts. The current in R3 is 0.32 amps. What is the resistance of R2? हम्म अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 36, अगर तो तुम्हें समझ में आ गया, ये पेपर P2 के अंदर तकरीबन 4-5 मार्क के अंदर आएगा या 6 मार्क के अंदर आएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया फाइन, नहीं समझ में आया तो इसको स्किप कर देना फॉर नाउ। और नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में जहाँ पे बो आ रहा है वो कर देना, सही है। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर सॉल्व कर लेना। तो इफ्ताम भाई, कुछ समझ में आ रहा है भाई, मेरी हेल्प कराओ प्लीज। सर लग तो आसान रहा है। है ना? और कैसे भाई? पता नहीं। है। थोड़ा सा टाइम लगेगा वाह। समझने में। अबे वैसे अगर सोचो, देखो इसके अंदर करंट जा रहा है, राइट, 0.32 का, सही है। तो इसका मतलब है कि 0.64 में से यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा? अगर नीचे थ्री पॉइंट टू थ्री जा, टू पॉइंट, ओके, 0.32 यहाँ पे जा रहा है और 0.32 ऊपर जा रहा है, सही है। ये बात हो गई। सही, हमें पता है कि भाई पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। तो इस पूरे ब्रांच के अंदर जो वोल्टेज होगा वो 1.6 का होने वाला है, राइट। सही है। सो हमारे पास जब 1.6 का होने वाला है, सो अब क्या होगा भाई, ये तो हमें ये भी पता चल गया कि भाई 1.6 का वोल्टेज होने वाला है, सही। उसमें से 1.6 में से 0.4 वहाँ ड्रॉप, 0.48 यहाँ ड्रॉप हो रहा है, 0.48 यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा भाई यहाँ पे? 1.6 माइनस 0.48 करोगे, सो जो वोल्टेज बचेगा वो कितना बचेगा? 0.5। और ये हो जाएगा 50, 1, 1.2, 1.1, 1.102 आई थिंक। 1.12। कुछ ऐसा है। वन वन पॉइंट वन टू पॉइंट वन टू सॉरी। सर तो वन ये, पॉइंट वन टू R2 और R3 के बीच अबे में अबे अबे डिवाइड नहीं, होगा। आर टू के पेज में, R3 भी तो पूरा तो 1.6 आ रहा R3 होगा का ना। क्या है? पूरा वन पॉइंट क्यों सिक्स आ सर? रहा होगा ना, पैरेलल के अंदर है। सही, प्योर पैरेलल ना। R2 और R3 तो सीरीज में बन के फिर वो पैरेलल जा रहा है ना। तो इस वजह से हमने उसको इस तरह से किया, सही है। तो इसकी रेजिस्टेंस या इसका वोल्टेज ये आगे, करंट सीरीज ब्रांच सेम है तो उसके अंदर करंट सेम रहेगा। V इक्वल्स टू आई आर लगा दो, राइट। सो 1.12 डिवाइडेड बाय 0.32, राइट, इक्वल्स टू R। सही है। सही है, सो 3.5 आ रही है। सही हो गया। आ जाओ भाई। है ही। रीड कर लो भाई, मुंह से रीड कर ले भाई। ये वाले सवाल का कोई जल्दी करने का तरीका है इस वजह से सर आ रहा हूँ। इसके अंदर? देखो उसमें गलत हो जाएगा फिर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को आलतू जलालतू आई बदा को टालतू। टेंशन वेंशन छोड़ दो बच्चा। और भी कुछ था इसका, पता नहीं क्या। ओके सर। ये इसमें जल्दी करोगे ना गलत हो जाएगा इसका। ये वाले क्वेश्चन जो भाई, ये 4 क्वेश्चन जो सर बताए ना। अगर तुक्का लगाना हो हम्म तो किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं अच्छा, इसके अंदर अगर वैसे आप तुक्का लगाने का सोचो, तो देखो इसने बता दिया कि भाई इसका वोल्टेज जो है, अच्छा रेजिस्टेंस किसी की भी नहीं दी हुई ना। जब रेजिस्टेंस किसी की भी नहीं दी हुई, अभी मतलब इसमें डी तुक्का बहुत लगाने। ज्यादा लग रहा है, ए कम लग रहा है, बी सी में से कोई एक ज्यादा देखो होगा। मसला, अबे नहीं नहीं, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, मतलब ये बहुत लंबा नहीं है। भाई देखो 0.64 ऊपर है ना। अब आपको ये जंक्शन रूल से ये तो फौरन समझ में आना चाहिए कि इतना नीचे, ये नीचे जा रहा है, माइनस करोगे तो इतना करंट ऊपर आ जाएगा, राइट। अब मतलब मुझे जी ये सर। क्वेश्चन ऑल दो मुश्किल नहीं लगा, सही है। मतलब ये जो कंपैरेटिवली जो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं उसमें से ये नहीं था। अब 0.64 जो है वो 0.32 इस वाली ब्रांच में जा रहा है, बीच वाली ब्रांच में जा रहे हैं, राइट। और वोल्टेज तुम्हें दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज तुम्हें पता है, वोल्टेज में से माइनस करके सॉल्व कर लो। ये ऑल दो इसमें इतना मुश्किल नहीं था कि तुम्हें तुक्के की तरफ जाना पड़े। सो आई थिंक सो यस, और इसमें तुक्का शायद ना लगा पाओ। मतलब 20 ही मुश्किल लग रहा है तो इवेंचुअली यू एंड अप गेटिंग, मे बी 50% पे चांस होगा तुम 2.5 लगाओ या 3.5 लगाओ, राइट। और तुम्हें तो आंसर पता चल रहा है ना, इस वजह से तुम कह रहे हो कि भाई 1.5 या 5 और 1 जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर शायद थोड़ा सा मुश्किल हो तुक्का लगाना। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए, इन 4 क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, सही है, बजाय इसके तुक्का लगाने के, सही। और अगर तुक्का लगाओगे तो बिल्कुल ही रैंडम तुक्का होगा, तुम्हें मतलब कोई सेंस नहीं बन रही होगी इन 4 क्वेश्चन के अंदर, राइट। वो मतलब इक्वली लाइकली तुम्हें लग रहे होंगे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही। तो ये खैर, आज भाई 37 कौन रीड करता है? मूसा रीड कर, मूसा रीड कर ले भाई।
The diagram shows a potential circuit used to compare the EMF E1 and E2 of two cells. XY is a uniform resistance wired. The fixed resistor has a resistance R. A sliding contact is moved along the wire XY. When the sliding contact is at position P, the galvanometer reads zero. The circuit is changed so that the galvanometer reads zero when the ना बेटा ये उड़ उड़ किया ना, ये नहीं फंस जाओगे तुम। है। अच्छा जी। तो which change could have been made to the circuit. The circuit is changed so that the galvanometer reads zero when the sliding contact is at a new position to the left of P. अच्छा जी। नहीं, सही है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, सही है। गैल्वेनोमीटर जीरो रीड कर रहा है, सही है। सर्किट इज चेंज सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीड जीरो। अच्छा, अगर आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ मूव किया, राइट, स्लाइड, नया नया जो सर्किट है उसके अंदर आपने कहा कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट द न्यू पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा, उल्टा है ये, राइट, लेफ्ट ऑफ पी, राइट। सो इसका मतलब ये कि पहले जो है, जो वायर की रेजिस्टेंस थी वो इतनी रेजिस्टेंस तुम्हें रिक्वायर्ड थी, इतने लेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड थी, राइट। अब तुमने क्या कर दिया, एक ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली वायर लगा दी है कि जिसमें जो है ना तुम्हें कम रेजिस्टेंस पे तुम्हारा काम हो जा रहा है, राइट। एक कॉन्सेप्ट ये सही है। या फिर तुमने इस आर की वैल्यू बढ़ा दी है कि जिसकी वजह से ना ई का कुछ पोर्शन, ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, सो अब यहाँ पे कम पोर्शन आपको मिल रहा है, राइट। सही हो गया। एक सेकेंड। आर जो है भाई वो, फिर से समझा दें। अब एक सेकेंड, गलत हो रहा है मुझसे भी। So that the galvanometer reads zero when sliding contact is at new position the left of P। अगर लेफ्ट पे जा रहे हो, सही है, और तुमसे जो है ना ई टू को इंक्रीज करो, ई वन डिक्रीज करो, और आर डिक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज हो ही नहीं रहा, ये मसला है ना। अच्छा जी, द वायर एक्स इज रिप्लेस विद द। अच्छा, देखो सीन ये है कि अगर तुम, हो ये रहा होगा कि ई वन में का कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, राइट, और रिमेनिंग वोल्टेज जो है वो इस पूरे के क्रॉस आ रहा होगा, राइट। मैं वैल्यू से समझा देता हूँ। लेट्स से 10 वोल्ट्स है, राइट। सो 10 वोल्ट्स में से जो है ना, लेट्स से 3 वोल्ट यहाँ पे जा रहा होगा और रिमेनिंग 7 वोल्ट जो है ना वो यहाँ पे आ रहा होगा, सही। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सही, 7 वोल्ट यहाँ पे आ रहा होगा, इस पूरे पे मेरे पास आ रहा होगा सेवन B वोल्ट सही। क्या? डी फॉर डॉग? B1 नहीं, B बी, बी नहीं बन रहा, बी नहीं बन रहा। वो अक्कर बम्बर मेरा सर उस पे खत्म होगा उससे। खत्म ना, बम्बे वो ही तो मसला कर रहा है ना, वो तो मेरा भी मसला कर रहा है। अच्छा जी, खैर, सुन सुन सुन। देखो, अब ये 7 पूरे का आ रहा है, सही है, मतलब मैंने कहा कि भाई 10 की ईएमएफ है, राइट, 3 वहाँ ड्रॉप हो रहा है, 7 यहाँ पे आ रहा है, सही है। और मैंने कहा कि भाई ये जो E2 है, लेट से मैं कह रहा हूँ भाई 4 की बैटरी है, राइट, 4 वोल्ट की, राइट। अब इनिशियली जब तुम्हें जीरो रीड कर रहे हो तो क्या मतलब होगा कि 7 में से 4 यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए, राइट। सही है, ऊपर वाली बैटरी का E1 में से 4 यहाँ ड्रॉप होगा, नीचे वाली बैटरी 4 यहाँ पे ड्रॉप करेगी, गैल्वेनोमीटर जीरो रीड कर लेगा, राइट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब तुमने क्या किया है कि तुम्हें जो है स्लाइडिंग, ये तो पहला वाला कंडीशन था, राइट। यहाँ तक जो क्वेश्चन था ये मैंने तुम्हें समझाया, राइट, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज, राइट। अब तुम्हारे पास कंडीशन ये, द सर्किट इज चेंज सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीड जीरो व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट न्यू पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ पी, राइट। अब जब तुमने इसको मूव किया लेफ्ट पे, राइट, इधर मूव किया, एक सेकंड, लेट्स से ये आ गया यहाँ पे, सही, ये आ गया इधर, सही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि E1 का लेसर वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, ऐसे ही ना। ये बात समझ में आई? हाँ जी, ये बात समझ में आई। एक सेकंड, ये आ गया, पेस्ट, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेकंड केस के अंदर तुमने जब E1 को यहाँ पे मूव कर दिया, तो इधर मूव कर दिया, तो अब जो है E1 का लेसर वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था, पहले 4 गिर रहा था, अब लेट से यहाँ पे गिर रहा होगा, लेट से 3 गिर रहा होगा, 3 गिर रहा होगा, लेट से 2 गिरा देते, सही हो गया। भाई ये बात यहाँ तक, अब यहाँ तक समझ में आई है? अगर तुमने लेफ्ट पे मूव किया है तो लेफ्ट में जाहिर बात है रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, आगे जाओगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, सही है।
अच्छा, अब अगर तुमने यहाँ पे वोल्टेज कम ड्रॉप हो रहा है, यानी 2 का वोल्टेज आ रहा है, तो मे बी एक पॉसिबिलिटी है कि तुमने E1 की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया हो, राइट? सही है। या फिर तुमने उल्टा होगा। नहीं, उससे तो फिर सही हो जाएगा। अगर तुमने इसको वहां पे शिफ्ट किया है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? और यार यहाँ से आगे सेंस नहीं बन रहा है, एक सेकंड। अच्छा जी, जब आपने इसको यहाँ पे मूव कर दिया तो अब इसका मतलब है कि अब इसको 2 वोल्टेज चाहिए होगा। और अच्छा, जब इसको 2 का वोल्टेज चाहिए होगा, अच्छा अच्छा सुनो, जब इसको 2 का वोल्टेज, यहाँ पे 2 का वोल्टेज आ रहा है, राइट? अब जब इसको 2 का वोल्टेज चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, E2 आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ई यार क्या हो गया, E2 जो है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 2 तक, राइट? सो E2 आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब अगर आप P को लेफ्ट में मूव कर रहे हो, सही है, तो इसका मतलब है E1 से यहाँ पे कम ड्रॉप होगा। और जब E1 से यहाँ पे कम ड्रॉप होगा, सो E2 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, छोटी करनी पड़ेगी, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, सही है। तो E2 रिड्यूस हो रहा है, नहीं E2 तो इंक्रीज कर रहे हो आप, सही, एक गलत गलत हो गया, सही। दूसरी चीज तुमने कहा कि भाई एक्स वाई इज रिप्लेस विद वन ऑफ द लोअर रेजिस्टेंस, अगर लोअर रेजिस्टेंस होगा देन यू रिक्वायर्ड ग्रेटर लेंथ, सही है, टू गेट द वैल्यू, क्योंकि लोअर रेजिस्टेंस है तो लोअर वोल्टेज आएगा, राइट? और यहाँ पे मेरे पास, अगर तुम्हारे पास वोल्टेज कम हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर तुम्हारे पास वोल्टेज कम हो रहा है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ज़्यादा आनी चाहिए ताकि तुम उसको कवर अप कर पाओ, राइट? तो लोअर रेजिस्टेंस की बजाय अगर हायर रेजिस्टेंस होता तो ये मैच करता, सही है, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया E1 और आर, ये दो को हम इन दो को रिड्यूस करके देख लेते हैं, सही है। हम्म, अब अगर जो है वो हम R1 को अगर हम आर को अगर रिड्यूस कर लें, लेट से अगर हम आर को रिड्यूस कर लें तो उसकी वजह से ये होगा कि यहाँ के जो पोर्शन है, जो 3R है, मेरी बार बार जो है ना वो करेगा, एक सेकेंड, ये जो 3R है, ये 3 रिड्यूस होके कम हो जाएगा, सही। अगर हम यहाँ पे करें 3 रिड्यूस होके लेट से 2 हो जाएगा, सही है। तो जब ये 2 होगा, सो तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास जो है वो फिर ज़्यादा वोल्टेज वायर पे ड्रॉप करेगा। और जब ज़्यादा वोल्टेज वायर पे ड्रॉप करेगा तो उससे जो है वो तुम्हें टू द लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, राइट? टू द राइट मूव करना पड़ेगा, राइट? टू मेक द गैल्वेनोमीटर जीरो, राइट? क्योंकि E2 4 है, राइट? अगर तुम्हें E2 4 रखना है तो गैल्वेनोमीटर को टू द राइट मूव करना पड़ेगा, राइट? मतलब इसका जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है उसको टू द राइट मूव करना पड़ेगा, राइट? तो तुम्हारे पास E1 बच रहा है, तो एक ऑप्शन है कि अगर तुम E1 को रिड्यूस कर दो तो फिर तुम टू द लेफ्ट मूव करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा, सही। भाई बहुत लंबी हो रही की है, पता नहीं तुम्हें समझ में आई ऊपर से क्या अल्लाह जाने। हाँ जी। सर तुक्का सही लग गया। तुक्का सही लगा है, लेकिन मसला ये है, अ, फिर इस लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर देंगे, है ना। फायदा नहीं। ये इसका ना बेसिकली डी बता रहा था मैं, मार्किंग की में। तुक्का बढ़ गया भाई। है। हम्म। चलो जी। यार मुझे वैसे सी लग रहा है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सी लग रहा है, पता नहीं डी क्यों ले जाने। सर सर कहाँ तक हमको हार मान लेनी चाहिए, ये नहीं होना। इसके अंदर हाँ, तो तुम्हें बच्चे मानने सोच की सोच जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो 1 घंटा 15 मिनट गुजरेगा वो तुम्हें खुद ही हरा देंगे। तो उसी के। टेंशन नहीं लो। ये उसी भी टेंशन, सही है। हाँ तो इससे टेंशन नहीं लो। सही है, ये अक्सर जो है ना ये पोटेंशियोमीटर वाले पास आते थे। सही है, इसके अंदर बड़ी लंबी कहानी करनी पड़ती है कि ऊपर का एक अलग सर्किट होता है, नीचे का एक अलग सर्किट होता है। सही है, तो ये मसला होता है, सही है। अब इसके अंदर जो है ना 37, ये जो 36 है ये आसान है, 37 ये वाला मुश्किल है, सही। ये इसके अंदर जो है ना अगर आप लॉजिक लगाओगे तो मसला होगा। खैर मुझे, मतलब अगर आप आर रिड्यूस करोगे E1 E2 सेम है, तो इसका ज़्यादा प्रोपोर्शन फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा। जब इसका ज़्यादा प्रोपोर्शन यहाँ पे ड्रॉप होगा तो पी को आपको लेफ्ट मूव नहीं करना पड़ेगा, राइट मूव करना पड़ेगा। मतलब राइट मूव करोगे तो फिर वो ज़ीरो होगा, सही है। और खैर ये सेंस नहीं बन रहा मुझे 37 का, इसको रहने दो, घटाओ, बाद में देखेंगे आखिरी में। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं आखिरी के 2 3 क्वेश्चन है भाई, आसान आसान से क्वेश्चन है। तुमसे कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस P 144 न्यूट्रॉन है और 93 प्रोटॉन है, एंड P एज अनस्टेबल एंड को अल्फा डिके टू फॉर्म द न्यू
न्यूक्लियस क्यू, द न्यूक्लियस क्यू देन बीटा डिके टू फॉर्म आर। सही है। तो ये जब क्यू बनेगा तो क्यू के जो न्यूट्रॉन होंगे वो 142 एंड 93 होंगे। सही है, न्यूट्रॉन क्यू के। सही है। और फिर उसके बाद जब वो बीटा नेगेटिव डिके होगा, देखो बीटा नेगेटिव डिके होगा तो वो आर बनेगा। सही है। और आर के अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे, सही है, वो 141 हो जाएगा और 94 हो जाएगा। सही, ये तुम्हारे पास होगी कहानी आर की। सही। द न्यूक्लियस पी इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, विच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट आर। सही है। 141 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 141। सही है, एन 94 डी आर है। सही हो गया। समझ पा रहे हो? प्रोटॉन, अरे यार एक सेकंड, गलत हो गया। 93 थे ना, तो 93 से ये इसके में दो कम हो गए ना, तो 91 हो जाएगा। और फिर 91 से ये हो जाएगा 92। सही है। ये ए बनना चाहिए, माजरत। सही, वो मैंने देखो ये अल्फा पार्टिकल है, तो अब यहाँ से ऊपर से 4 नहीं कम करोगे क्योंकि न्यूट्रॉन दिए हुए। ओके। सही है ना? अच्छा जी, आ जाओ। The diagram shows the core composition of the four different hadrons. One of the hadron is sigma plus, a particle. It has a charge of E plus, where E is the elementary charge. ओके, सो ई प्लस कब बनता है? जब तुम्हारे पास जो है दो अप और एक डाउन हो, राइट? या अप हो और अप हो स्ट्रेंज और डाउन हो, राइट? अप स्ट्रेंज और डाउन, अप स्ट्रेंज स्ट्रेंज और डाउन, अप 2/3। अच्छा सॉरी, गलत हो गया। चार में होता है ना, ये होता है 2/3 और ये होता है -1/3। सही है। सो दो अप और एक स्ट्रेंज होना चाहिए, ये दो अप एक डाउन होना चाहिए। सो दो अप, हाँ सही। और विच टाइप ऑफ द पार्टिकल इज comprised of the most quark? बैरियन के अंदर तीन होते हैं, लेप्टॉन में कोई भी नहीं होता, मीजॉन के अंदर दो होते हैं, एंटी क्वार्क के अंदर कुछ भी नहीं होता। सो तुम्हारे पास ये बी हो रहा है, राइट? सही हो गया। चलो ये बात हो गई। अब भाई जाने से पहले एक चीज सुनते जाओ फिर चले आना। सही है। यहाँ पे तुमने जो है ना, जो चीज करनी है, कल पास सुबह एक होमवर्क करके आ जाना। सही है। एक तुम लोग का बाकी है। हाँ मुझे पता है भाई, मेरी भी दिख रही है। हो गया ऑफ सीन है। बस एक 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 पेपर और कर लेना भाई इसका। सर ये, मुझे एक बार ये मैसेज सेंड कर दो, मेरे को सारी अबे भाई ये बाकी हैं। पिक्चर ले ले, यहाँ पे ग्रुप पे भेजो यार, कोई एक बंदा पिक्चर ले ले, अल्लाह का एक बंदा। भाई देखो तुम्हें ये करना था, मार्च 2024। सही है। 12 ये करना था, फिर उसके बाद जून 2024 11 ये करना था। और फिर अब ये जो होमवर्क दे रहा हूँ ये अक्टूबर 2024 11 ये करना है। ये तीन पेपर होमवर्क दे रहा हूँ। सही है। इसमें से कुछ बच्चों ने मार्च के कर लिए और बाकी ने मई जून बाकी है, तो भाई ये तीनों करके आओगे कल। इसके जो जो क्वेश्चन है क्लास से पहले भेज देना, ताकि जो है वो हम इसको जो है ना क्लास के अंदर डिस्कस कर लें कल। फिर मैं शायद मैं आगे कोई पेपर ना कराऊँ सर। चलो भाई, अब ये हो गया भाई। अगर भेजे किसी ने तो भाई वेल एंड गुड है, अगर नहीं भेजे तो भाई प्लीज़ पिक्चर ले लो। सही। और बस ये होमवर्क है, बस बातचीत खानी है तक। अब बाकी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। चलिए। चलिए भाई, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ भाई।